हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट में। आज का जो लेक्चर है, मैं दीपेंद्र आप सभी का वेलकम करता हूं इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सेशन में, जहां किल शॉट वन शॉट में हम इंश्योर करते हैं कि हम डेली एक टॉपिक पूरे तरीके से खत्म करें। तो हम समरी डिस्कस करते हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और हम इसके साथ डिस्कस करते हैं पास्ट ईयर्स यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ हमने हमेशा से सीखा है। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इसे कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव, या इसके बारे में कहा जाता है प्रिमिटिव। मतलब दो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अक्सर या हमेशा ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इसे इंटीग्रेट करिए, क्वेश्चन में लिखा हो सकता है एंटी डेरिवेटिव निकालिए या प्रिमिटिव निकालिए। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है कि आप इंटीग्रेशन फिगर आउट करिए। इंटीग्रेशन प्रोसेस है अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन की प्रोसेस ध्यान से समझिए। मान लो एक फंक्शन है, जैसे डिफरेंशिएट करने पर एक फंक्शन मिलता है, जैसे कि ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा है। हम एक स्टैंडर्ड सा तरीका लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है लेट्स से एफ ऑफ एक्स, और सर अगर आप एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आप एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एक नया फंक्शन मिलता है लेट्स से जी ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन कहता है कि अगर सर आप जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें, यानी अगर आप जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा कुछ होता है, और अगर आप जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो इट शुड रिजल्ट और इट शुड रिटर्न यू दिस एफ ऑफ एक्स। बट सर एफ ऑफ एक्स में आप प्लस सी लिखने की आदत और डाल लीजिए। इस सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब सोच के देखो सर, एफ ऑफ एक्स का तो डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स होता, बट एफ ऑफ एक्स के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट 3 -5 पाई 7 8/2 8/3 कुछ भी, उन सब का डिफरेंशिएशन भी तो यही होता, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो आपको हमेशा इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको एक स्कोप छोड़ना होगा। जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं जी ऑफ एक्स को, तो बेशक जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स होता है। लेकिन जी ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन जिसमें आप लिख रहे हो एफ ऑफ एक्स, उसमें आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ऐड करना होगा, एक लिबर्टी देनी होगी इसको कि वहां पे कुछ भी एक हो सकती थी वैल्यू, क्योंकि अगर इस पूरे को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो वापस आपको जी ऑफ एक्स मिलेगा। मतलब सी तो एनीवे वापस 0 हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट होगा, तो वो सी आपको लिखने की हैबिट डेवलप करनी होगी। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हमेशा याद रखिएगा। पहला रिजल्ट, अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या दो से ज्यादा फंक्शंस भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और अगर आप उन्हें इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उन्हें आप इंडिविजुअली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप ओवरऑल इसके सम या इसके डिफरेंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअली भी उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। डिफरेंशिएशन की तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल होता है, अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है तो सर उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रख लीजिए और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए। और इन्हीं दोनों रूल्स का कॉम्बिनेशन है ये वाला रूल जो आपके सामने यहां लिखा हुआ है। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें सीखेंगे। कुछ और चीज़ें जैसे कि यहाँ पर हम अगर कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मूले सीखें तो हमें याद है एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, उसी को अगर कॉम्पनसेट करने के लिए मैं एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाऊं तो बन जाता है एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। हमेशा आप याद रखिए, एक्स टू द पावर एन की जगह अगर मुझे दे दिया जाता ax प्लस बी टू द पावर एन, तब भी इंटीग्रेशन वही रहेगा, ax प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन n+1, बस एक छोटे से चेंज के साथ कि आपके साथ यहाँ पर x में जो कोफिशिएंट है a, आप उससे इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। मतलब जो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ना, इन्हीं की तरह हम इन्हें यूज करेंगे, बस जहां पर ये कोफिशिएंट आ रहा है उससे आप डिवाइड करते चले जाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, इसमें एक छोटी सी कंडीशन कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। सोच के देखो, अगर n की वैल्यू -1 होती है, यानी आप ले रहे हो x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 अपॉन x टू द पावर -1 का मतलब 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x, क्योंकि हमने पढ़ा है log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो आप हमेशा याद रखें 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, ना कि आप इस तरीके से कुछ सोचें। तो n की वैल्यू -1 हम नहीं लेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और क्या प्रॉपर्टीज हैं। यही बात जो भी हमने डिस्कस की कि सर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड ऑफ x। सर मॉड x क्यों लिया, मतलब मॉड क्यों लगाया? मॉड बड़ी आसान सी चीज है स्टूडेंट्स, हमने सीखा है कि log जब भी किसी वैल्यू को आप लेते हो वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वो वैल्यू नॉन नेगेटिव और 0 नहीं हो सकती, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा जब 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो x पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि जो आप ले रहे हो, ये लिख रहे हो आप लॉग ऑफ, तो वो मॉड x ही लिखें ताकि वो इंश्योर रहे कि वो पॉजिटिव है। सर इसी तर्ज पर क्या ऐसा कह सकते हैं कि 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम बात, अगर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x,
तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी, बशर्ते अगेन चूंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखें तो ये कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, इन्हें याद रखिएगा। जैसे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। मॉड लगाना ज़रूरी है। और एक जो चीज़ मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ वो क्या, कि आप ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी यहाँ पर डाल देंगे, है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक और ज़रूरी चीज़, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है स्टूडेंट्स की आपका 1 अपॉन अंडर रूट वाले फॉर्मूले बाद में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पर लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आप उसे क्या लिखेंगे, आप उसे लिखेंगे 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ, अब जब यहाँ था a प्लस एक्स तो आप उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो आप पहले लेंगे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बस छोटा सा चेंज और ये फॉर्मूला वर्कआउट किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आगे हमें क्या दिया जा रहा है, उन्हीं फॉर्मूले के अलग अलग वेरिएशन। जैसे आपको याद होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी बेसिस पर अगर मैं देखूं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो मैं कहूंगा यस tan इनवर्स x अपॉन ए, बट ऑब्वियसली यहाँ पे 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम कहानी, वही सारी बातें। सिमिलरली अगर हम इसके आगे माइनस लगा देते हैं यानी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो मैं क्या कहूंगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। आई होप ये बात आपको याद है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 1 अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अब हमने अंडर रूट ले लिया तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बड़ा स्टैंडर्ड सा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। और एनीवे ये स्टैंडर्ड सा अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपके पास लॉग आप किसी भी वैल्यू का ले रहे हैं तो आप उस पर मॉड जरूर लगाइए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इस माइनस की जगह प्लस ले लिया होता है, नहीं होता 1 अपॉन अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आप कहेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव, बस यही सेम बात रेप्लिकेट हो रही है, वही सेम पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो दोनों के बस ये अलग अलग वर्जन है, इन्हें याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स अगर होता वो 1 अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे आपने सीखा है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हमने सीखा है अगर ये माइनस होता है यानी होता है -1 अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप उसे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। नॉट जस्ट दैट, इस बात को भी याद रखिएगा अगर आपके सामने लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आपको याद है ये हमारा सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ करता था, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। सिमिलरली अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स वाला फॉर्मूला। और 2-4 चीज़ें, ये 2-3 फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूले से याद रखे जा सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर सीखे इसी के थोड़े से एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं। जैसे अगर मैं इंटीग्रेट करूँ अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तो आप सीधे सीधे याद रखिए, आप तीनों फॉर्मूले में देखो ये वाला पार्ट एग्जैक्ट सेम है, ये वाला पार्ट एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे ये है। आई होप आपको दिख रहा है। आपने क्या किया 1/2 लिखा, x x x लिखा, एक छोटा सा चेंज। यहाँ पे लिखा होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आपने वही लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आपने यही लिखा, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आपने ये लिखा। अब क्या किया, अब ये किया सर, अब प्लस 1/2 ए स्क्वायर या -1/2 ए स्क्वायर और लगाया, बट इसके साथ ये बाद वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये वही एक्सप्रेशन है जो आप उन तीनों को डिनोमिनेटर में ले जाके लाते। यानी आप देखो ध्यान से, अगर मैं लिखूं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला जो इंटीग्रेशन होता था वही बात हमने यहाँ लिखी है। तो क्या आपको क्लिक हो रहा है, ये फॉर्मूले उन्हीं फॉर्मूले के थोड़े से एक्सटेंडेड मॉडिफाइड वर्जन्स हैं जो आप इजीली याद रख सकते हैं। और थोड़ा अगर आगे बढ़ें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर कुछ मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप खुद से देखें और खुद से समझें और फिर हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी से एक बार खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। जैसा हमने हमेशा से डिस्कस किया है, बस एक छोटा सा चीज़, मैं अपना चश्मा लगाना भूल गया था आज, तो चश्मा लगा लेता हूँ और फिर हम वापस रिज्यूम करते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हमने हमेशा से सीखा है कि सर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो हम कहेंगे कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा माइनस ऑफ cos x। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। सिमिलरली ये वही बात कि साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। वही सेम हमारे फॉर्मूले हैं, जैसे tan x का इंटीग्रेशन, बस याद रखिएगा tan x का इंटीग्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। tan x का इंटीग्रेशन होता है
माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x। आप हमेशा ऐसे याद रखिए। और चूंकि हमें पता है हम cos x को लिख सकते हैं 1/sec x, तो अगर वो चीज़ मैं अप्लाई करूं और log m माइनस लॉग n का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो यही एक्सप्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c भी बन सकता है। इसे इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज गोइंग टू बी द इंटीग्रेशन ऑफ cot x? cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? वही जैसा 10 का वर्कआउट कर रहे थे, cot x में जब 10x में आप वर्कआउट कर रहे थे तो वो हो रहा था log ऑफ मॉड ऑफ sec x या फिर माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ cos x। यहाँ पर ये होगा log ऑफ मॉड ऑफ sin x या फिर माइनस ऑफ log ऑफ cosec x। और आप हमेशा याद रखिए मॉड ऑब्वियसली लगना ही है, प्लस एक ज़रूरी बात कि आपका ये जो c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो मैं बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपको लेकर आना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स जैसा sec x का इंटीग्रेशन आप याद रखना चाहें तो sec x भी बड़ा क्रूशियल सा एक फंक्शन है जिसका ये 3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन से प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा, स्टूडेंट जनरली इन्हें भूल जाते हैं। तो sec x का इंटीग्रेशन आप कहेंगे log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस 10x, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है प्लीज़ इसे याद रखिएगा। sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इस फॉर्मूले को जब आप एक्सपांड करेंगे तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टैंडर्ड से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट। जैसा हमने sec x का इंटीग्रेशन देखा, सिमिलरली cosec x का भी इंटीग्रेशन होता है। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x? इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, वो हो जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x, है ना। जैसे sec x में क्या था sec x प्लस 10x, तो cosec x के इंटीग्रेशन में होगा log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप इसको सिर्फ 10 फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ 10x बाई 2। प्लीज़ इसे याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स ये डिफरेंशिएशन से ही बने। जैसे 10x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x। जैसे cot x का इंटीग्रेशन होता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cot x। आई होप बड़ी आसान सी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट येस वी न्यू दैट sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x, तो sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, ऑब्वियसली जो मैं कह नहीं रहा हूँ बार बार, जो एज्यूम्ड है कि वो लिखा जाता है। एंड ऑफ कोर्स cosec x का डिफरेंशिएशन cosec माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, कुछ ज़रूरी से रिजल्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा, क्योंकि इन फॉर्मूले पर ही सारे क्वेश्चंस एडजस्ट या सेटल होंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। अब एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड कैसे फॉर्मूले होते हैं इन्हें ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ा ज़रूरी सा फॉर्मूला है जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, मतलब ये तो ऑब्वियसली सबको याद रहता है, दैट e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, वो हमेशा e टू द पावर x ही होता है। बट जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया, अगर इस x को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें कुछ ऐड कर दें, तो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर x को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो बस इतना सा ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन का जो एक्सप्रेशन है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन अगर e टू द पावर x होता है तो e टू द पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर ax प्लस b ही होता। बस एक छोटा सा चेंज, जो x का कोफिशिएंट है आप उससे इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा, e टू द पावर x का बशर्ते इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, लेकिन a टू द पावर x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा a टू द पावर x अपॉन log a बेस e। आई होप आपको याद रहेगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर a टू द पावर x का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो भी a टू द पावर x होता है, एक्सेप्ट एक छोटा सा चेंज, आप इसे डिवाइड करेंगे log a बेस e से। हमेशा इसे याद रखिएगा, हमने हमेशा से शुरू से डिस्कस किया है, आपका जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और वो कभी भी 1 नहीं होता है। ये बात तो हमने हमेशा से डिस्कस की है, log के फंक्शन में भी डिस्कस किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी डिस्कस किया है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वही सेम बात वापस डिस्कस करेंगे। अगर कोई कहे a टू द पावर bx प्लस c, तो इस प्लस माइनस सी से कोई फर्क नहीं पड़ता, a टू द पावर bx प्लस सी का इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू द पावर bx प्लस सी अपॉन log a। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है जो कि है यहाँ पर b, उस b से हम इसे डिवाइड कर देंगे। क्या आपको ये बड़े आसान से स्टैंडर्ड से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इंटीग्रेशन समझ आ रहे हैं? आई थिंक यहाँ तक चीज़ें स्मूथ हैं और क्लियर हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और फंक्शंस भी देख लेते हैं। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मैथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं
कुछ अप्रोचेस हैं जिनके थ्रू आप इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा मैं शुरुआत से कहता रहा हूँ, इंटीग्रेशन बहुत आसान सी स्टैंडर्ड सी प्रोसेस नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको बहुत बार आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ प्लस माइनस, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना होता है, कभी रैशनलाइजेशन, कभी कुछ, और इन सब तरीक़ों से फाइनली आंसर वर्कआउट होता है। और आंसर को बैठ के सोचना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन को बैठ के सिर्फ देख के अलग अलग तरीके ट्राई करने होते हैं, और तब जाके फाइनली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसी तर्ज पर हम समझना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन निकालने के क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं। तो वन ऑफ द वेज इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। मतलब आप क्या करेंगे, आप हमेशा याद रखिए, जैसे वो क्या कह रहा है, द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अ गिवन इंटीग्रल इनटू वन ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बाय अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो क्या कहना चाह रहे हैं समझो। जैसे कि देखो, अगर इंटीग्रल लिखा हुआ है, इंटीग्रल कैसा लिखा हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और वहाँ पे आपको दिख रहा है जी डैश एक्स डी एक्स, आपको दिख रहा है जी डैश एक्स डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, आप जी ऑफ एक्स को कुछ मान लेंगे। लेट्स से आप जी ऑफ एक्स को मान लेते हो के, आप जी ऑफ एक्स को कुछ मान लेंगे के। अब अगर मैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी डैश एक्स। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा dx, और जब इधर करेंगे k का डिफ्रेंशिएशन तो वो हो जाएगा dk। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। यानी मैंने क्या किया, मैंने gx को जब k माना तो मैंने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो गया dk बाई dx, और ये हुआ g डैश x। तो dk का जो हमारा लेबनीज कोफिशिएंट जो दूसरा वाला था जो कि था dx, हम उसे ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। तो मैं इसे लिखूंगा g डैश x dx इज इक्वल्स टू dk। यानी मैंने आपसे कहा कि इस g डैश एक्स डी एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा डी से। तो जो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लेकिन जी ऑफ एक्स की जगह अब आपके पास है के, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स एफ ऑफ के। और जो आपका g डैश एक्स डी एक्स था, जो आपका g डैश एक्स डी एक्स है, आप उसे रिप्लेस करेंगे डी के से। एंड आई होप इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हालांकि और एग्जाम्पल से आपको और आसानी से क्लियर हो गया है। आप फाइनली आंसर निकाल लेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें वापस आप k की वैल्यू gx रिप्लेस करेंगे, क्योंकि k तो आपकी एज्यूम्ड वैल्यू है, आपने अपने कन्वीनियंस के लिए इसे सॉल्व करना चाहा। एग्जैक्टली k क्या है वो तो आप निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को वर्कआउट करेंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आई होप सब्स्टिट्यूशन मैथड आपको क्लियर है। बड़ी स्टैंडर्ड से तरीके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट याद रखिएगा। जैसे अगर कभी भी कोई कहे एफ एक्स टू द पावर एन डॉट एफ डैश एक्स डी एक्स, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है। वही हमारा एक्सप्रेशन है, वही सब्स्टिट्यूशन का ये एक एप्लीकेशन है। सेम बातें यहाँ पर जो हमने डिस्कस की हैं, ये सारे वही रिजल्ट हैं। और अगर चीज़ें यहाँ तक पता हैं, ये वही बात है स्टूडेंट जो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन भी एफ फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा, एक्सेप्ट कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे आप उसे डिवाइड कर देंगे। वो जो पहला रिजल्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड का रिजल्ट है, यहाँ पर ऑब्वियसली डी एक्स और आता, और उस वजह से फाइनली आप आंसर निकाल लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, आई टीच ऑल दिस, है ना, क्वेश्चंस के थ्रू और हम सीखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। चलिए नाउ बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जो आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, ये इस तरीके से याद रखना है, समझना बेवकूफ़ी होगी। मतलब इन्हें मैं चाहूँगा कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊँ, बट फॉर द सेक ऑफ शोइंग ऑल दीज थिंग्स टू यू मैं दिखा दे रहा हूँ, बट इनके इस तरीके के वाले डेरिवेशंस याद रखना इज शेयर मैडनेस। आप प्लीज़ समझिए, मैं सीधे सीधे नहीं याद करवा दूंगा, मतलब मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस में अप्लाई करके बता दूंगा। यहाँ पे अगर मैं रखूँगा भी ना तो वो और अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मतलब जैसे हमने कई बार डिस्कस किया है, ऐसा कहा जाता है, जीनियस इज कीपिंग कॉम्प्लेक्स थिंग ईजी, कॉम्प्लेक्स थिंग्स ईजी, नॉट ईजी थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। हम सिंपल चीज़ों को क्यों कॉम्प्लिकेट बनाएं जब हम टफ चीज़ों को ऑलरेडी आसान बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो कोशिश करते हैं कि इन्हें और कॉम्प्लिकेट ना करें। ये फॉर्मूले ऐसे कैसे रखे रहने दीजिए, जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उनके थ्रू समझा दूंगा कि देखो इसको ऐसे ऐसे सोचा जा सकता है, पर इस तरीके से तो याद रखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कुछ और हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जैसे इस तरीके के कुछ अलग अलग फॉर्म के इंटीग्रल्स आएंगे। तो ऐसी टेक्निक मैं नहीं चाह रहा कि तुम रटो, तुम ऐसे याद करो कि देखो इसको ऐसा आ जाता है तो ऐसा कर लो, इसको ऐसा आ जाता है तो ऐसा कर लो। ये बोर्ड में ठीक है, मतलब बोर्ड जैसी एग्जाम में ये चलता है, बट IIT JEE डजंट एक्सपेक्ट ऑल दिस कि आप ऐसे रट लो चीज़ों को। मैं चाहूँगा कि आप सीख लो, आप समझ लो कि देखो ऐसा आता है तो ऐसे करते हैं, ऐसा आता है तो ऐसा करते हैं, और वो भी मैं न्यूमेरिकल से समझाऊँ आपको। इन वेरिएबल से समझना तो आपके लिए और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस लेंगे और उनके थ्रू सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है, बट अभी फिलहाल तो इन्हें मत देखिए, हमारे पास हैं ऐसे क्वेश्चंस, हम करेंगे, तो चिंता मत करिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसी कुछ साइन के लेके भी एक्सप्रेशंस हैं, ये भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को निकालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी हम फाइनली इंटीग्रेट करना सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा
ये कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मूले हैं जिन्हें हम याद करेंगे, जिन्हें हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनसे काफ़ी सारी हेल्प हमें मिलेगी। आई होप आपको पता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम बात करते हैं 2 sin a cos b की, तो हमें पता होता है ये क्या होता है स्टूडेंट, sin a प्लस बी sin a माइनस बी का सम। अगर मैं sin a प्लस बी में से sin a माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो हो जाता है 2 cos a sin b। नॉट जस्ट दैट, अगर आप cos a प्लस बी में cos a माइनस बी ऐड कर दें तो हो जाता है 2 cos a cos b। एंड ऑफ कोर्स जब आप cos a माइनस बी में से cos a प्लस बी सब्ट्रैक्ट कर दें, उल्टा कर रहा हूँ मैं, तो हो जाता है 2 sin a sin b। एंड एक सबसे ज़रूरी रिजल्ट 2 sin a cos a को हम sin 2a लिखते हैं, और 2 रिजल्ट्स और याद रखिएगा, वो भी आपके काफ़ी काम आएंगे। अगर आपको कहीं भी दिखता है cos 2a या cos 2 थीटा, तो आप हमेशा ऐसे क्या लिखते हैं, वैसे 2x लिख लेता हूँ क्योंकि जनरली आप 2x से डील करेंगे। तो अगर आपको कभी भी cos 2x दिखता है तो उसके दो इंपॉर्टेंट से वर्जन है, ऑल दो वर्जन तो काफ़ी सारे हैं बट दो वर्जन काफ़ी काम आते हैं। एक होता है इसका cos वाला वर्जन जिसे आप लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है इसका sin x वाला वर्जन जिसे आप लिखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो ये दो इंपॉर्टेंट से रिजल्ट हैं स्टूडेंट्स, इन्हें याद रखिएगा, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीज़ें समझते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। जी हाँ, जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वही उन्होंने भी लिख दिया है। ये इसी फॉर्मूले का, जो भी फॉर्मूले देखे हमने उसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, और ये भी आप प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत काम आता है। और हाँ, ऑफ कोर्स cos 2x का एक और फॉर्मूला आता है विच इज़ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और हम सब ये आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ ऑलवेज 1। आई होप आपको ये सारी बातें याद रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन देर आर सम डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स जिनको निकालने के कुछ स्टैंडर्ड से तरीके हैं। आई वुडेंट अगेन रिकमेंड कि आप इतने सारे रूल्स याद रखें। आई वुड सजेस्ट कि आप सीख लीजिए, आप क्वेश्चंस के थ्रू समझ लीजिए। जैसे समझ लोगे ना, आपको आसानी से क्लिक कर जाएगा कि कैसे सोचना है, बजाय आप ऐसे रटें। प्लीज़ डोंट मग एवरीथिंग, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट सेम ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्म्स हैं, इनको निकालने के तरीके होंगे, हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, स्किप दिस, है ना, आप इसे इजीली छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लाया हूँ, जो हम डिस्कस करेंगे, और उसके थ्रू हम सीखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट किया जाता है। बट मैं दिखा दे रहा हूँ कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह की फॉर्म्स बनती हैं, और उनको निकालने के अलग अलग स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, और वो हम डेफिनेटली सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, न्यूमेरिकल्स के थ्रू। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगेन कुछ स्टैंडर्ड सी फॉर्म, ये भी कुछ स्टैंडर्ड सी ही फॉर्म्स हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं। बेशक हमने इसे भी वर्कआउट करना सीखा है। ये सब वही रिजल्ट है स्टूडेंट्स, आप सब्सटीट्यूशन यूज़ करिए और सब्सटीट्यूशन से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। बस वहाँ देख के सोचना पड़ेगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम कर रही है और फाइनली वो एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है। ये सब हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। डोंट वरी, you'll all realize कि देखो इसको कैसे सोचा जा रहा है। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। ग्रेजुअली यू विल डेवलप अ सेंस कि हाँ, कैसे सोचना है और किस क्वेश्चन में क्या दिखे तो कैसे शायद बात बन जाए, है ना। एंड आई अश्योर यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू, IIT JEE में हर क्वेश्चन यूनिक होता है, वो रिपीट नहीं करते क्वेश्चंस। तो आप कुछ कॉन्सेप्ट रट भी लें, कुछ फॉर्मूला रट भी लें, या कोई स्टैंडर्ड टेक्निक याद भी कर लें, तो वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते। वो नहीं जानना चाहते कि आप फॉर्मूला रट के उसमें वैल्यूज़ फीड कर पाते हो नहीं। वो ऐसा आपका नॉलेज चेक करना ही नहीं चाह रहे, वो तो आपका लॉजिकल ब्रेन चेक कर रहे हैं ना, कि आप कंसेप्चुअली चीज़ों को इमेजिन कर पाते हो नहीं। मतलब अगर आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए तो जो नॉलेज आपके पास है वो अप्लाई करके अपनी इंटेलिजेंस से उसे आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं। नॉलेज तो आपके पास बेशक है, कोई भी रट सकता है, कोई भी याद कर सकता है। मसला अभी आपका रटा हुआ नॉलेज चेक करने का नहीं है, मसला अब आपकी इंटेलिजेंस चेक करने का है कि आपका नॉलेज आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। और इन्हीं सब बातों के लिए मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे फॉर्मूले रटना इज़ नेवर अ गुड आइडिया। IIT JEE इतने रटे हुए फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, बट हाँ, क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं इंटीग्रेशन से, जहाँ पर नॉलेज यही यूज़ हो रहा होता है बट अप्लाइड फॉर्म में, इंटेलिजेंस की फॉर्म में, और वही हम सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें समझते हैं। ये भी ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, ये सारी चीज़ें या इस तरीके की चीज़ें बनती हैं जिन्हें हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे हमारी इंटेलिजेंस से, बजाय इतना कुछ याद रखने के। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, ये काफ़ी ज़रूरी फॉर्मूला है, इसे तो याद करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है स्टूडेंट्स। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था प्रोडक्ट रूल, आपको याद होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ हम करते थे। वही बात मतलब एग्जैक्ट वो तो नहीं, बट अगर वैसा ही कोई ऑपरेशन है, मतलब अगर आपको दो फंक्शंस दे दिए जाएँ, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और इनको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर पहले तो ये बाइफर्केशन, ये क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। जैसे ही आप ये पता कर लेते हैं कि इसमें से फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, उसकी भी टेक्निक होती है, वो हम पता करना सीखेंगे।
उसके बाद आप फाइनली इसे इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। और उसको इंटीग्रेट करने की कहानी बड़ी सिंपल सी है। जब भी आपको u डॉट वी दिया जाए और आप वर्कआउट कर लें कि सर u को मैं फर्स्ट फंक्शन और v को मैं सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन लिखने का तरीका बड़ा मज़ेदार सा है, सुनिएगा ध्यान से। इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ओवरऑल। अब किसे इंटीग्रेट करना है उस बारे में बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो जो एक्सप्रेशन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आप इसे यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन और ये जो सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन। ये ओवरऑल आपकी कहानी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। यानी अगर आपको कहा जाए कि आप इंटीग्रेट करिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को, जब आप नहीं निकाल पा रहे हो प्रोडक्ट, अगर वो अलग अलग दो फंक्शंस लिखे हुए हैं तो उनका प्रोडक्ट का फॉर्म इंटीग्रेशन पर कैसे अप्लाई होता है, हम वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिजल्ट है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है। कभी भी हमेशा आप ये याद रखिए कि अगर आपको दो फंक्शंस दे दिए जाएं, कौन कौन से, जैसे u एंड v, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं किसे फर्स्ट फंक्शन मानूं या किसे सेकंड फंक्शन मानूं, तो एक स्टैंडर्ड सी टेक्निक है, एक स्टैंडर्ड सा प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आप किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और किस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप शुरुआत करिए इन्वर्स फंक्शन से। आप हमेशा इन्वर्स फंक्शन को प्रायोरिटी दीजिए। मतलब मान लो आपके पास दो फंक्शन है, कौन कौन से, इन्वर्स फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आप इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड। हमेशा आप ऐसे याद रखेंगे चीज़ें। मतलब फॉर्मूला कहलाता है आइलेट। I stand for inverse, L is logarithm, A is algebraic, T is trigonometric and E is exponential। तो आप हमेशा प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट फंक्शन, हमेशा उसे मानो ना। देखो फर्स्ट फंक्शन मुझे यहाँ भी क्या नहीं करना पड़ा, इंटीग्रेट, और यहाँ सिर्फ डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट फंक्शन प्रेफरेबली हम उसे चुनेंगे जिसे इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट फंक्शन हमेशा इस ऑर्डर में चुनूंगा। मतलब जब मुझे इनमें से कुछ दिखेगा, ऑब्वियसली इन्हीं के आसपास कुछ चीज़ें होंगी, तो मैं फर्स्ट फंक्शन इस प्रायोरिटी के बेसिस पे लूँगा। मतलब मान लो मुझे क्वेश्चन में कौन कौन दिख रहा है, मुझे क्वेश्चन में एल्जेब्रिक दिख रहा है और मुझे एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, तो मैं एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानूंगा और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। और इसे हम कैसे याद रखते हैं, इसे हम आइलेट एक्रोनिम के थ्रू याद रखते हैं। हम इसी ऑर्डर में इनको फर्स्ट और सेकंड असाइन करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आइलेट को कैसे अप्लाई करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें सीखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं जो हमारे सामने डिराइव करके रखे गए हैं इस आइलेट प्रॉपर्टी को, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करने के लिए। पहली बात, if one of the functions is not directly integrable then we take it as the first function। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि अगर दोनों में से कोई एक फंक्शन ऐसा है जिसे इंटीग्रेट करना मुश्किल है, जिसे इंटीग्रेट करना या उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि उसको फर्स्ट फंक्शन मानने से फ़ायदा ये होगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रह जाता है और जब दूसरे पार्ट में हम आते हैं इसी के, तो वहाँ पर वो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा होता है। तो हो सकता है डिफरेंशिएट होकर वो कुछ और बन जाए, तो आपको उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखिए, जिसका इंटीग्रेशन मुश्किल हो उसे फर्स्ट फंक्शन कहा जाए तो और अच्छा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ बोथ द फंक्शंस आर डायरेक्टली इंटीग्रेबल, अगर दोनों ही इंटीग्रेट हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन इस तरीके से चुनेंगे कि इसका डेरिवेटिव इजीली वैनिश हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आप उसको ना बढ़ाते जा रहे हो। जैसे अगर आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और अगर आप बार बार इंटीग्रेट करते जा रहे हो, तो वो आपका एक्चुअली इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा और आपको इसे बार बार इंटीग्रेट करते चले जाना पड़ेगा। आप देखेंगे ये चीज़ कि आप एक इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट फंक्शन इस तरीके से चुनें कि हमारे फंक्शंस वैनिश हो, ना कि उल्टा और बढ़ते चले जाएं और वो इंटीग्रेशन चलता ही चलता चला जाए। आप देखेंगे कि हम कैसे लूप में जाते हैं अगर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन गलत तरीके से चुन लें। तो इस बात को भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक ज़रूरी बात, इफ़ ओनली वन विच इज़ नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, जैसे टेन थीटा, 10x का आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो आप इस केस में या log x, इनके इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप एक स्टैंडर्ड अप्रोच यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, आप मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1.log x, मतलब log x के इंटीग्रेशन को आप लिख लेते हो 1.log x, और फिर इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन की तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके निकालते हैं और फिर ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें सोची जाती हैं, इस तरीके से चीज़ें निकाली जाती हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ये कुछ और स्टैंडर्ड से फॉर्मूले हैं जो हमारे इंटीग्रेशन पर बेस्ड हैं। ज़रा इन्हें देखिए और समझिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स,
क्या आपने फॉर्मूले देखे और समझा कि फाइनली इस तरीके से भी चीज़ों को वर्कआउट किया जा सकता है? देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बात क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बड़ी आसान सी बात है कि वही फॉर्मूले के ये एक्सटेंशंस हैं। मतलब अगर आपको एक फंक्शन दिखे एफ ऑफ एक्स और उसके साथ दिख रहा है एफ डैश एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स के साथ आप ऐड कर रहे हो उसी का डेरिवेटिव और उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो ई टू द पावर एक्स से, तो आप हमेशा याद रखिए आप उसको सीधे सीधे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स टू द टाइम्स ई टू द पावर एक्स, मतलब उसे इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। पर ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन में दिखे जरूरी नहीं है, बट अगर आपको दिखा e टू द पावर एक्स और उससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो सकता है क्वेश्चन में वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो एक एक्सप्रेशन और उसका डेरिवेटिव का सम हो, पर उसमें ब्रेक करना थोड़ा ट्रिकी होगा और वैसी कुछ चीज़ें सोच पाना हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। सेम ये भी कुछ उसी के एक्सटेंडेड फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक और बड़ी स्टैंडर्ड सी टेक्निक आती है विच इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, हम वहीं पे इसको देखेंगे कि कैसे ब्रेक किया जाता है, तो इस वाले पार्ट को आप सीधे सीधे स्किप कर दीजिए। अब बस इतना समझ लो कि जनरली अगर आपको फ्रैक्शन या रैशनल टर्म में कोई इंटीग्रेशन दिया जाए तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी सारी थ्योरी पढ़ाने के बजाय आई वुड से कि मैं इन सारी चीज़ों को क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवा दूं। और फाइनली हम उस पार्ट पर आ गए हैं जब हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, जिसे आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। आई होप आपने ट्राई किया। अब हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, वो बड़ी आसान सी बात वो लिख रहा है। वो लिख रहा है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4+1 टाइम्स एक्स प्लस वन। ठीक है सर, इसे इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्रेशन है हमारा एक्स क्यूब माइनस वन, है ना। एक्सप्रेशन है आपका एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन में डिनोमिनेटर इज एक्स टू द पावर 4+1 टाइम्स एक्स प्लस वन। ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है और इसे आप कर रहे हो इंटीग्रेट। सो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है। आई होप ये आपको बहुत इजीली और क्लियरली दिख रहा है। और जब मैं इसे इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा सर, कुछ तो सोचना पड़ेगा। वन ऑफ द वेज इज, वन ऑफ द अप्रोचेस कुड बी, सर एक काम करिए आप एक्स टू द पावर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर आप एक्स टू द पावर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मैं इस -1 को थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ और इसमें एक्स टू द पावर 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें x टू दी पावर 4 हमने ऐड की और x टू दी पावर 4 सब्ट्रैक्ट की और -1 तो ऑलरेडी था ही। आई होप वो -1 ही था। जी हाँ, वो -1 ही था। और जब आपने इसमें से -1 किया तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं कि यहाँ से x टू दी पावर 4, मतलब इसे एक अलग फैक्टर की तरह और इसे एक अलग फैक्टर की तरह मैं ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं क्या होगा। अगर आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करें, मतलब इसको ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करें, तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो। अब अगर मैंने यहाँ से इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब कॉमन और बचेगा क्या, ये बचेगा सर एक्स प्लस वन, मतलब ये एक्स टू द पावर 4 का एक्स और इधर का 1, जैसे मैं 1 + x लिख देता हूँ। आई होप आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या बच जा रहा है क्लास, ये बच जा रहा है एक्स टू द पावर 4 + 1। और डिनोमिनेटर में क्या है, यही वो बातें हैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की। बट डायरेक्टली ऐसा पूछा नहीं जाता है, डायरेक्टली इस तरीके से कुछ चीज़ें सोचनी होती हैं। जैसे अगर मैं इसे यहाँ पर सोचूं तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 4 + 1 टाइम्स एक्स प्लस 1, है ना, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 1। अब अगर मैं इसे स्प्लिट करूं, मतलब मैं इस वाले पार्ट को इसे डिस्ट्रीब्यूट करूं और इस डिनोमिनेटर को इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करूं, मतलब ओवरऑल मैं क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिखूं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, दिस अपॉन दिस, तो आप देख पा रहे हो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स, ये बचेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर 4 + 1। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, इस वाले पार्ट को मैं अलग से इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, पर पहले मैं इससे और इससे देख रहा हूं। आई होप आपको दिख रहा है। तो x + 1 से x + 1 कैंसिल, बचा क्या, एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 + 1, है ना। तो ये हमारा पहला पार्ट बना। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस करके, अब मैं माइनस करके इस वाले पार्ट को इससे डिवाइड कर रहा हूं। मैंने इस वाले पार्ट से इससे डिवाइड किया फिर इससे डिवाइड किया। आई होप आपको प्रोसेस समझ आ रही है। अब जब इससे डिवाइड किया तो एक्स टू द पावर 4 + 1 से एक्स टू द पावर 4 + 1 कैंसिल, तो बच क्या रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास बच रहा है 1/x + 1 dx। तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन है। सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करना चाहूँ तो बड़ी आसान सी चीज़ आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, जो आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्लिक कर गई होगी कि सर थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ एक्स टू द पावर 4 को k, तो क्या हम लिख सकते हैं 4x³ dx = dk। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो मुझे दिख रहा है x³ dx, जिसे मैं लिख लूँगा dk/4। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 1/4
इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में आपके पास डी के आ जाएगा और डिनोमिनेटर में टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्स टू द पावर 4 के बजाय मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन को ही के ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा डी के अपॉन के। और आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है 1 अपॉन के का इंटीग्रेशन इज लॉग के, राइट। और इस तरफ अगर आप सीधे सीधे देखें तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, क्योंकि हमने सीखा है मॉड जरूर लगाते हैं। और एक स्टैंडर्ड सा प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करते आए हैं, हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर ऐड करेंगे। एक छोटा सा आप चेंज और लाइए इस क्वेश्चन में, जब आप 1 अपॉन के को इंटीग्रेट करेंगे, आई होप चीज़ें हमने सही की हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 के होता है 4x क्यूब डी एक्स डी के हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है डी क्यूब डी के, और ये हो जा रहा है 4 अपॉन में, बिल्कुल सही है ना। अब अगर मैं 1 अपॉन के का इंटीग्रेशन पूछूँ तो होता है लॉग के, और के की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा इस एक्सप्रेशन को 1/4 तो ऑलरेडी है, मतलब इस एक्सप्रेशन में 1/4 तो ऑलरेडी है, के का इंटीग्रेशन है लॉग के, और के की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। एनीवे इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, आई होप आपको दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा एक्सप्रेशन माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1, तो ये हो जा रहा है माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो ये आपका ओवरऑल आंसर होगा। एंड आई होप ये किसी ना किसी ऑप्शन से तो मैच हो रहा होगा। और अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है काफ़ी हद तक ऑप्शन सी, या ऑप्शन सी की तरह आई थिंक दिख रहा है। ऑप्शन सी में बिल्कुल सिमेट्रिकली यही चीज़ें दिख रही हैं, 1/4 लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ऑल्दो उन्होंने मॉड नहीं लगाया है, और यहाँ पर दिख रहा है माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, तो आई थिंक क्लियरली हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और कैसे आंसर वर्कआउट किया। बस एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट था कि अगर आप ये सोच पाते तो फाइनली आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस वाली टेक्निक या बिना उसके भी ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, और फिर फाइनली ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। बस यही पार्शियल फ्रैक्शन वाली वो टेक्निक है जिसकी मैं बात कर रहा था। हालांकि उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं उसके, उनको सीखने के बजाय कुछ ऐसा अगर आप सोच पाएँ तो आसानी से आप वर्कआउट कर सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह के या इस कैटेगरी के क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं इन्हें कैसे सोचा जा सकता है। हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है सर? एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है सर। आपके पास एक्सप्रेशन है, ये 3 कंसेक्यूटिव से नंबर दिख रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक, मतलब x की वैल्यू भी नहीं पता बट ऐसा कुछ होगा, x प्लस 1, x प्लस 2 और आपके पास दिख रहा है x प्लस 3। और आपका ये सर जो x प्लस 2 है, x प्लस 2 को पावर 7 तक रेस किया जा रहा है, तो x प्लस 2 को पावर 7 तक रेस करके ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। अब क्या करेंगे सर, अब कैसे सोचेंगे? माय सजेशन है इस तरह के क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन के लिए एक आसान सी टेक्निक होती है कि आप एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए x प्लस 2 को लेट्स से t कह दो। जैसे ही आपने x प्लस 2 को t कहा तो देखो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है dx इज इक्वल्स टू dt, पहला रिजल्ट। और एक और छोटा सा रिजल्ट है जो आपने देखा नहीं, अगर आपने x प्लस 2 को t कहा तो आप x को लिखना चाह रहे हो t माइनस 2, ऑफकोर्स आप लिखना चाह रहे हो t माइनस 2। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है। देखो अगर x को t माइनस 2 से रिप्लेस किया तो हो जा रहा है t माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा t माइनस 1। तो x प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा t माइनस 1। और ऑब्वियसली x प्लस 2 को हम ऑलरेडी t से रिप्लेस कर चुके हैं, तो हो जाएगा t टू द पावर 7। ये आपका एक और रिजल्ट। और जैसे ही आपने यहाँ पर x को t माइनस 2 से रिप्लेस किया तो हो जाएगा t माइनस 2 प्लस 3, 3 माइनस 2 हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा t प्लस 1। तो आपका एक और छोटा सा रिजल्ट निकल के आएगा, वो होगा t प्लस 1। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन आ रहा है। ऑब्वियसली dx को हम किससे रिप्लेस करेंगे, इससे हम dt से रिप्लेस कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और आई होप आपने देखा होगा, ध्यान से सोचिए क्या कि सर t माइनस 1 और t प्लस 1 का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये चीज़ क्या हो जाने वाली है क्लास, ये हो जाने वाली है t स्क्वायर माइनस 1। और अंदर क्या बच रहा है सर, एक और छोटी सी चीज़ बच रही है t टू द पावर 7। तो t टू द पावर 7 और लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 7 dt। अब एक काम करेंगे सर, t टू द पावर 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या दिख रहा है सर, अब दिख रहा है t टू द पावर 7 टी टू द पावर 2, तो हो जाएगा t टू द पावर 9 और हो जाएगा t टू द पावर 7। क्या आपको इसे इंटीग्रेट करना आता है स्टूडेंट्स? आई थिंक हम सभी को आता है। सर t टू द पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर 9 का इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर 9 प्लस 1 दैट्स 10 अपॉन 10। और t टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा t टू द पावर 8 अपॉन 8। सर ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि t तो कुछ और था। सर t क्या था सर, t था x प्लस 2, तो आप फाइनल आंसर में क्या रिप्लेस कर देंगे? ऑब्वियसली आप भूलिएगा मत, आप आखिर में इसमें c जरूर ऐड करेंगे, है ना। जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स तो t को आप रिप्लेस करेंगे x प्लस 2 से। जैसे ही आपने t को x प्लस 2 से रिप्लेस किया तो क्या बन जा रहा है, देखो जरा, ये हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 10। और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस t, है ना। तो ये बच रहा है माइनस ऑफ x प्लस 2 टू द पावर 8
अपॉन 8 और बीच में आप आखिर में प्लस सी तो ज़रूर करेंगे। तो ओवरऑल ये आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन या फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आया। अगर मैं इसे ऑप्शन से मैच करूं तो मुझे कौन सा ऑप्शन इसके आसपास या नज़दीक दिख रहा है? आई थिंक ऑप्शन ए शुड लुक लाइक समवॉट लाइक दिस। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही आंसर होगा अगर हम ध्यान से देखें तो। बिल्कुल सही। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चीज़ें बहुत स्मूथली और इजीली समझ आ रही हैं और कोई भी डाउट नहीं है। विद दैट अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ और अगर एक और क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करें, आप कोशिश करिए कि अगर मैं डिनोमिनेटर में यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई भी करूँ तो बात बिगड़ जाएगी। मतलब साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा का अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ और एनीवे में दिख रहा है वो डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब अल्फा वाली टर्म कांस्टेंट टर्म्स होंगी। मैं चाहूँगा कि मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊँ। अब न्यूमरेटर में कैसे लेकर जा सकते हैं? माय सजेशन इज न्यूमरेटर में ले जाने के लिए बड़ा ही आसान सा तरीका होगा स्टूडेंट्स। आप ऐसे सोचिए, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्रेशन क्या है? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। ठीक है सर, एक्सप्रेशन था साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, है ना, और आपने इसे इंटीग्रेट किया है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा कुछ आप करना चाह रहे हो। माय सजेशन इज, एक काम करिए स्टूडेंट्स, आप एक्स माइनस अल्फा को थोड़ी देर के लिए के मान लीजिए। आई होप हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा अगर किया तो अगेन मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा डी एक्स विल बी डी के, क्योंकि सर अल्फा तो कांस्टेंट है। बस एक छोटा सा रिजल्ट कि अगर x माइनस अल्फा के है तो x क्या हो जाएगा सर? x हो जाएगा, अल्फा उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा k प्लस अल्फा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट से दो रिजल्ट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में और इन्हें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो x को रिप्लेस किया k प्लस अल्फा से, तो साइन x कितना हो जाएगा स्टूडेंट? साइन x हो जाएगा साइन ऑफ k प्लस अल्फा। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय साइन x माइनस अल्फा विच इज व्हाट? k। तो डिवाइडेड बाय साइन k, तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे साइन k और क्लियरली हम dx को रिप्लेस करेंगे dk से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे dk। तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन होगा जिसे आपको फाइनली सॉल्व करके आंसर लाना है। सर कैसे सोचेंगे? अब आप वो फॉर्मूला अप्लाई करिए जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जो आप चाह रहे थे डिनोमिनेटर में अप्लाई करना, बट डिनोमिनेटर में अप्लाई करके आप उसे और डिटीरियोरेट कर देते। अगर अब आप न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि अब साइन के से आप सबको डिवाइड कर पाओगे। आई होप आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें सीखने या याद दिलाने की जरूरत नहीं है। साइन ए प्लस बी आई होप आप सभी को याद होगा क्या होता है सर? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। आई होप ये सभी को याद है। बस यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर। तो ये लिख रहे हो सर आप साइन के प्लस अल्फा, तो साइन के प्लस अल्फा को क्या लिखेंगे स्टूडेंट? साइन के प्लस अल्फा को हम लिखेंगे साइन के कॉस अल्फा प्लस, अब हम चेंज कर देंगे इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा कॉस के इंटू साइन अल्फा, है ना। और इस पूरे एक्सप्रेशन को सर आप डिवाइड कर रहे थे किससे? सर आप इसको साइन के से डिवाइड कर रहे थे, तो मैं साइन के से इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूँ। मैं साइन के से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट्स, और साइन के से ही यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट नहीं है और चीज़ें काफ़ी स्मूथली समझ आ रही हैं। ओवरऑल इस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो के रिस्पेक्ट में। माइंड यू स्टूडेंट्स, आप के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे मुझे कुछ चीज़ें हटानी है। तो सबसे पहला काम तो सर साइन के से साइन के कैंसिल हो जा रहे हैं, और सर कॉस के अपॉन साइन के कितना हो जाएगा? कॉस के अपॉन साइन के हो जाएगा कॉट के, है ना। तो अब ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है सर कॉस अल्फा। आपको क्या दिख रहा है? कॉस अल्फा। एंड डू यू रियलाइज अल्फा तो कांस्टेंट था ना, तो कॉस अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है, तो कॉस अल्फा तो बाहर रह जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? और कॉस अल्फा अगर बाहर आ रहा है तो आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? 1 को किसके रिस्पेक्ट में? के रिस्पेक्ट में। प्लस इस वाले पार्ट में साइन अल्फा कांस्टेंट टर्म होगी, तो साइन अल्फा बाहर आ जाएगा सर। और जैसे ही साइन अल्फा बाहर आएगा तो आप किसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? आप इंटीग्रेट कर रहे हो कॉस के अपॉन साइन के, और कॉस के अपॉन साइन के क्या होता है सर? वो होता है कॉट के, है ना। ये होता है कॉट के डी के। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बन रहा है। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। मैंने क्या किया सर? कॉस अल्फा कांस्टेंट था, बाहर ले आए, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 को इंटीग्रेट करके हम के लिख देंगे, और यहाँ पे बच रहा है साइन अल्फा, क्योंकि कॉस के अपॉन साइन के हो जा रहा है कॉट के। तो कॉट के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। मैं बस ऑप्शंस देख के देखना चाह रहा हूँ कि ऑप्शंस में हमारे पास क्या है। सर ऑप्शन में हमारे पास लॉग ऑफ साइन एक्स माइन, देखो ये कैसे बन रहा होगा? ए एक्स, ये शायद उसी से बन रहा होगा हमारे पहली वाली टर्म से। अब दिख रहा है लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा। बिल्कुल सही सर, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा बन रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से फाइनली जब अब मैं कंपेयर करूंगा इस एक्सप्रेशन के एक्सपांशन को हमारे इस क्वेश्चन से, तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क करेंगे? मतलब ए और बी क्या होंगे? यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज आएंगी क्या होंगी? जरा सोचिए स्टूडेंट्स। फाइनली अब एक स्टेप की बात है, आप बस मुझे बता दीजिए कि इसे जब सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से गेस करिए स्टूडेंट्स।
क्या आपने सोचा कि इस कॉट एक्स को या कॉट के को हम एक और तरीके से सोच सकते थे? यहीं पर देखो, इस वाली स्टेप को थोड़ी देर के लिए हटाओ। देखो ये वाला पार्ट यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने ये सोचा सर कि सर अगर आपका ये साइन अल्फा कांस्टेंट टर्म है तो साइन अल्फा को तो बाहर रख लेते हैं, क्योंकि अल्फा इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, तो साइन अल्फा भी कांस्टेंट होगा। लेकिन जरा देखो कॉस के अपॉन साइन के, कॉस के अपॉन साइन के, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, कॉस के अपॉन साइन के, क्या आपको सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड की हेल्प समझ आ रही है? ऑब्वियसली आप कॉट के का इंटीग्रेशन लिख सकते हो, बट मैं चाह रहा हूं कि वैसे ही सोच लो सब्स्टिट्यूशन से, तो शायद वो जो ऑप्शंस में दिया जा रहा है वहां के हम करीब पहुंच जाएंगे, वहां वैसा जैसा कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। चलिए, तो मेरे पास एक थॉट जो आ रहा है वो ये कि सर एक काम करते हैं, साइन के को कुछ वैल्यू ले लेते हैं। फिलहाल के लिए इसका देख लो जल्दी से, 1 का इंटीग्रेशन के तो हो जाएगा के कॉस अल्फा। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा के टाइम्स कॉस अल्फा, है ना, प्लस सी आखिरी में हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे दिख रहा है साइन अल्फा। ठीक है सर, ये साइन अल्फा है। यहाँ क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्टली वाली पार्ट स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यही बोल दे रहा हूँ कि क्या होगा। देखो मान लो इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना, मैं साइन के को थोड़ी देर के लिए लेट्स से टी बोलता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि सर मान लेते हैं साइन के है टी, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। साइन के का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो हो जाएगा कॉस के डी के। जल्दी से बताइए टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? टी का डिफरेंशिएशन विल बी डी टी, तो हो जाएगा डी टी। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही। और कॉस के डी के, कॉस के डी के को रिप्लेस कर देंगे डी टी से, तो ये जो इंटीग्रेशन ये क्या हो गया? ये हो गया डी टी अपॉन कितना है स्टूडेंट्स? साइन के, और साइन के कितना है? टी। आई होप आपको चीज़ें बहुत क्लियर अब दिख रही हैं। और अब मैं फाइनली इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, मुझे दिख रहा था सबसे पहले ये वाला पार्ट विच वॉज के कॉस अल्फा, तो हम इसे लिख देते हैं के कॉस अल्फा। आई होप ये आपको दिख रहा है, के कॉस अल्फा। बच क्या रहा है स्टूडेंट्स? जो नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है वो क्या आ रहा है क्लास? आई एम रियली सॉरी, जो नेक्स्ट आ रहा था वो था साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। और बस अब चीज़ें खत्म होने को है, क्योंकि अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसे? अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो सर 1/t को। और क्या आप मुझे बता सकते हैं 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t। लेकिन t क्या है? साइन के, तो हो जाएगा log t यानी log ऑफ साइन के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इसकी तो कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कितना हो जाएगा? log ऑफ t यानी log ऑफ साइन के। और साइन k को मैं ऐसा का ऐसा लिख सकता हूँ। पर सर आंसर हमारा k की टर्म्स में नहीं आना चाहिए, k तो हमारी एज्यूम्ड वैल्यू है ना। k क्या था याद करो स्टूडेंट्स? k था हमारा x माइनस अल्फा, तो k को मैं x माइनस अल्फा से जब रिप्लेस करूंगा तो फाइनली, अच्छा इसमें एक चीज़ और हम रिप्लेस कर देंगे, प्लस c और ऐड कर देंगे। तो अब x माइनस अल्फा से रिप्लेस करूंगा सारे k को, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा कॉस अल्फा। आई होप आपको ये दिख रहा है बहुत क्लियरली। प्लस अगर यहाँ पर देखें तो ये कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स? ये दिख रहा है साइन अल्फा, और यहाँ पे फिर से मुझे क्या दिखेगा? लॉग ऑफ साइन के। साइन के यानी क्या? के की वैल्यू रिप्लेस करेंगे वापस किससे? x माइनस अल्फा से, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, है ना। और प्लस सी तो ऑलरेडी है। और अब अगर इसे मैं किसी भी ऑप्शन से, गिवन ऑप्शन से कंपेयर करूं तो मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? बड़ी आसान आसान सी चीज़ें हैं। आई थिंक मुझे सबसे पहले तो क्या दे रहा था वो कि सर लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा दिखना चाहिए, है ना, और ए एक्स दिखना चाहिए। तो सर चीज़ें काफ़ी हद तक तो सॉर्टेड हैं, बट एक कॉस अल्फा हमें दिख रहा है ना। कॉस अल्फा को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉस अल्फा, आई थिंक यू आर रियलाइजिंग दिस, कॉस अल्फा विल बी एडजस्टेड विद सी, क्योंकि वो सी ही रहेगा, है ना। या फिर आप ऐसे सोच लो कॉस अल्फा से पहले इसको ऐसे सोचो, कहना है इसे, ये जो टर्म बनेगी माइनस अल्फा कॉस अल्फा, ये कांस्टेंट टर्म होगी जो कि सी में एडजस्ट हो जाएगी। तो एक टर्म क्या बचेगी? एक्स कॉस अल्फा। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या होगा? कॉस अल्फा। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो मैं कहूँगा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा मुझे सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है। थोड़ा और वेरीफाई कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। मुझे लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा का अगर आप कोफिशिएंट ढूंढे स्टूडेंट्स, तो log साइन x माइनस अल्फा का कोफिशिएंट है साइन अल्फा। तो जो b की वैल्यू होगी, जो स्टूडेंट्स b की वैल्यू होगी, दैट शुड बी साइन अल्फा, जो कि हमें ऑप्शन बी में ही दी गई है, और इस बेसिस पर हम ऑप्शन बी करेक्टली मार्क करेंगे। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक बहुत क्लियरली समझ आ रही हैं, और अगर यहाँ तक समझ आई तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसके थ्रू आपको और न्यूएंसेस पता चलेंगे। देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जा सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। वो कह रहा है ओवरऑल एक स्क्वायर है, किसका? log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है सर, कुछ एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में लिखा हुआ है log x माइनस 1, है ना। और व्हाट डू वी हैव इन द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस log x का स्क्वायर, है ना। और इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का हमें स्क्वायर दिया जा रहा है।
ठीक है सर, और इस स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं स्क्वायर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। न्यूमरेटर को दिया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर, आई होप आपको दिख रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो कितना हो जाएगा क्लास, माइनस 2 टाइम्स log x। आई होप आपको ये सबको दिख रहा है क्लियरली। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है सर, मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है। मतलब मुझे दिख रहा है, ध्यान से सुनेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर। आई होप आपको ये दिख रहा है और ये बहुत क्लियरली आपको समझ आ रहा है। और इस पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन का हम dx निकालने वाले थे। क्या आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स? बड़ी आसान सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब मैं कुछ आपको हाईलाइट करके समझाना चाह रहा हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच के देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा होता, कैसा होता, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको क्लियरली दिखेगा, क्योंकि सोचो कि आपको क्वोशिएंट रूल याद है डिफरेंशिएशन का स्टूडेंट्स, पहले मैं वो याद दिलाता हूँ। आप याद करो डिफरेंशिएशन में क्वोशिएंट रूल क्या होता था, जैसे अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, मुझे डी डी एक्स करना है ना, ये u और v मान लेते हैं, दो फंक्शन है x और x के। तो जब u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करते थे, हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखते थे। फिर हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते थे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। फर्स्ट और सेकंड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और हम क्या कर देते थे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब v का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। आई होप ये बात आपको याद होगी। मैं कुछ ऐसा बनता हुआ देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मुझे कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। क्यों, समझना है स्टूडेंट्स। देखो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये डिनोमिनेटर है, आपको दिख रहा है। और अगर आप यहाँ इसे ध्यान से देखें तो ये जो है, मतलब ओवरऑल मैं पूरा ही दिखा देता हूँ, ये जो है सर, ये काफ़ी हद तक इसका इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट का, मतलब इस अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन है। कुछ चीज़ें छोड़ दी जाए तो, जैसे सुनना ध्यान से, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x। लेकिन सर चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 अपॉन x। तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन x डाल देता हूँ। सर आपने 1 अपॉन x डाला तो आपने कैसे डाला, आपने तो क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो एक काम करते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। आई होप अब मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। लेकिन अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक नई चीज़ समझाने की कोशिश करूँ, मान लो आपका क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता, मतलब अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे होते, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे होते x, ध्यान से सुनना, अगर मैं x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स के स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा होता, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स के स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा होता तो मुझे क्या मिलता, मैं वो आपसे कल्पना करवाना चाह रहा हूँ। देखो डिनोमिनेटर एज इट इज, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो वो 1 यहाँ पर है जो कि हमें नहीं दिख रहा है। फिर न्यूमरेटर एज इट इज यानी x एज इट इज, और 1 प्लस लॉग एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। तो आर यू रियलाइजिंग, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊं, मतलब मैं इस और इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। क्या आप ये सोच पा रहे हो, क्योंकि हम क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएशन वाला अप्लाई करना चाह रहे हैं। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे पार्ट को मैं इस छोटे से वैल्यू इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो बन जाएगा उस पूरे पार्ट को मैंने इससे रिप्लेस किया। और हालांकि इसमें एक dx तो था ही। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? बड़ी आसान सी बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ। आई होप आपको पता हो लेबनीज़ के कोफिशिएंट्स बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, यानी मैं कहूँगा कि ये dx और ये dx रिमूव हो जाएंगे। तो अब आप फाइनली इंटीग्रेट कर रहे हो किसको, यहाँ पर कोई वैल्यू है 1 लेट्स से, किसके रिस्पेक्ट में, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और अगर आप 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो x आता है, 1 को k के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेट कर रहे हो 1 को इसके रिस्पेक्ट में, तो सर अगर 1 को k के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो k आता, 1 को log x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो log x आता। तो सर आप 1 को इस एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ओवरऑल फाइनल आंसर क्या होगा सर? जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, है ना। और ऑब्वियसली इसमें आप क्या ऐड कर देंगे, द इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स c। और ऐसा कोई ऑप्शन आई थिंक कहीं ना कहीं तो हमें दिखना चाहिए।
तो अगर हम थोड़ा सा सर्च करें तो मुझे ऑप्शन ए काफ़ी हद तक वैसे ही दिख रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से, हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में क्या, x अपॉन log x का स्क्वायर प्लस 1, ये वही चीज़ है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी वहाँ एडेड है। तो कैन आई फाइनली कंक्लूड कि इस क्वेश्चन को एक अलग पर्सपेक्टिव से हमने सॉल्व करने की कोशिश की, जहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रूल लगा के इस पार्ट को एक्सपांड किया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया, और अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको हमेशा हेल्प लेनी चाहिए ऑप्शन से। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिख रहा है cos x माइनस साइन एक्स, और जब भी ऐसा कुछ दिखता है ना, cos a cos b साइन ए साइन बी, ये वाले जो फॉर्मूले हमारे हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे सर, बड़ा आसान सा तरीका है। पहले तो देखो दिया क्या है सर, दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, dx अपॉन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सर ये देके रख रहा है cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है सर, अच्छी बात है, हमारे पास है cos x माइनस साइन एक्स, तो ये है cos x और ये है माइनस साइन एक्स। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि सर 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, है ना। तो 1/√2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन किया और 1/√2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया यहाँ और यहाँ, तो ये कुछ ऐसा बन जा रहा है। आई थिंक हमने क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं किए, बट इसका फायदा क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए। 1/√2 ये वाला तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर ये dx ऐसा कैसा लिखा हुआ है। बट अब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, क्या मैं इसे cos a cos b sin a sin b जैसा बना सकता हूँ। 1/√2 को क्या हम cos π/4 लिख सकते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा स्टूडेंट्स cos π/4 इंटू ये क्या हो जाएगा cos x, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स sin π/4 और ये कितना हो जाएगा sin x। आई होप आपको ये दिख रहा है। और क्या आपको ये फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b यानी cos a प्लस b के फॉर्मूले से रिजेंबल करता हुआ दिख रहा है। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, 1/√2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट डू वी हैव इन द न्यूमरेटर dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, लेकिन ये है cos a cos b माइनस sin a sin b यानी cos a प्लस b, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस π/4, है ना। लेकिन क्या आप रियलाइज कर पा रहे हो, ये 1/cos है, आपको cos को इंटीग्रेट नहीं करना है, 1/cos है। तो जब cos न्यूमरेटर में आएगा तो cos न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos न्यूमरेटर में आकर sec हो जाएगा। मतलब अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन बन जा रहा है, 1/√2 तो है ही बाहर की तरफ, अब आप इंटीग्रेट किसको कर रहे थे स्टूडेंट्स, आप 1/cos को इंटीग्रेट कर रहे थे, 1/cos के बन जाएगा sec, तो ये हो जाएगा sec x प्लस π/4, ये हो जाएगा sec ऑफ वॉट, x प्लस π/4 एंड ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। क्या अब आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। आई होप यहाँ से भी आप ऑप्शंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1/√2 तो आना तय है क्योंकि 1/√2 दिख रहा है। अब आपको बस मुझे sec x का इंटीग्रेशन बताना है और आपका क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ये सीधा sec x प्लस π/4 है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस होने नहीं है। अगर मैं सीधे सीधे अब ऑप्शंस देखूं तो मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं और मुझे सीधे सीधे ऑप्शन डी इसका आंसर लग रहा है। बताता हूं क्यों, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, समझो। क्या आपको sec x का, देखो मैं ऑप्शन इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मूले के वर्जन होते हैं, तो मैं ऑप्शंस देख के आइडिया लगाना चाह रहा हूं कि इन्होंने कौन सा वर्जन यूज़ किया है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑप्शंस देखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में अलग अलग वर्जन्स यूज़ होते हैं। मतलब आपका आंसर कुछ और आ सकता है, इट कैन वेरी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो किसी और तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, तो ये परफेक्टली पॉसिबल है। तो मैं अगर ऑप्शन डी को वर्कआउट करने की कोशिश करूँ, यानी मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो मुझे इसे सोचने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ सर कि मैंने जो सीखा है वो ये, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कि हमने सीखा है अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं sec x का, कि आपको याद है sec x का इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है जो कि ये कहता है सर कि आप लिख लो इसे, ये होता है log ऑफ tan ऑफ x प्लस π/4। देखो यहाँ पर ध्यान से, वो होता है log ऑफ मॉड, ऑब्वियसली आप लगाना भूल जाते हैं, मतलब log के अंदर मॉड लगाना, अंडरस्टूड सा रखिए इसे, है ना। तो आप इसे हमेशा याद रखिए कि sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ, है ना, और आप इसे लिखते हैं x प्लस π/4 या π/4 प्लस x, है ना। तो ये कुछ ऐसा सा बन जाता है। आई थिंक ये बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से x/2 तो नहीं आता है ना, एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप, तो फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें बन रही होती हैं। बस इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस π/4 होगा। आई थिंक वो x/2 प्लस π/4 होता है, जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ, ये होता है x/2 प्लस π/4, बिल्कुल सही, है ना। ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन बनता है। और अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा वो समझना। देखो इंटीग्रेशन 1/√2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन किया तो sec की जगह हम क्या ले लेंगे, log ऑफ tan ऑफ, तो ये हो जाने वाला है log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ।
अब 10 के अंदर यहाँ पे जब एंगल x था तो ये था x/2 प्लस π/4, यहाँ पर एंगल है x प्लस π/4, ये हमारा x है ओवरऑल। तो इसका हाफ करेंगे पहले तो जैसे इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा x/2, π/4 का हाफ π/8, और इसमें अभी हमें π/4 और ऐड करना है। तो इसमें जैसे ही π/4 ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, मॉड लगा के ख़त्म करिए और इसमें प्लस c ऐड कर दीजिए। आई थिंक बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, और अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हो जा रहा है 1/√2, ये बन जा रहा है log, और यहाँ पर ये बन जा रहा है क्या, ये बन जा रहा है 10, है ना। और अंदर के एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x/2 को एज इट इज रखते हैं, π/8 π/4 आप ऐड कर लीजिए जल्दी से, इनका एलसीएम आने वाला है 8, तो ये तो रहेगा पाई, लेकिन ये हो जाएगा 2π, तो हो जाएगा 3π/8, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ x/2 प्लस 3π/8 एंड ऑब्वियसली प्लस c, और ये पूरा मॉड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल आंसर होगा, जो कि फाइनली मेरे ख्याल से किसी ना किसी ऑप्शन से तो मैच हो रहा है, और हमारे ख्याल से क्लियरली वो ऑप्शन डी से ही मैच हो रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं हम कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, और इनके सोल्यूशन समझ आ रहे हैं कि हम कैसे अलग अलग तरीक़ों से सोचकर इसे सोचने की कोशिश करें। जैसे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अब यहाँ पे जैसे ही sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x दिखा, आपको कुछ क्लिक करना चाहिए। जैसे देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या सोचूंगा, देखो डिनोमिनेटर भी सुलझा हुआ सा है, वो लिखा हुआ है 2 sin² x cos², तो काफ़ी हद तक चीज़ें दिख रही हैं, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x, है ना। तो मुझे ऐसा कुछ दिखा, sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x। क्या इस पावर 8 को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ सर, क्योंकि मुझे a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाना है, तो उस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं इसको 4 का स्क्वायर आई थिंक लिख सकता हूँ, और इसे भी पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और अब मुझे a² माइनस b² जैसा बनता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूँ तो डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है सर, 1 माइनस, तो क्या मैं इसे देखो ये हो जा रहा है 2ab, तो क्या मैं आगे उधर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में बहुत हद तक चीज़ें 1 से रिजेंबल करती हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स कि जो 1 लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। आई थिंक हमने कुछ भी गलती नहीं की है अभी तक, मैंने 1 को लिख दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, यानी वो 1 ही है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और माइनस में क्या लिखा हुआ था, माइनस में लिखा हुआ था 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, माइनस में लिखा हुआ था 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख लेते हैं -2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन है ना, ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट है, ठीक है। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ये बन जा रहा है आपका a² माइनस b², वो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी हो जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। अब a माइनस बी क्या होगा सर, a माइनस बी होगा साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इस वाली स्टेप मैं नहीं लिखता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लिख रहा हूँ मैं साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। आप इसको किससे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, हम इसे डिवाइड करेंगे सर, देखो जल्दी से ध्यान से सुना। ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a² यानी साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर विच विल बी साइन टू द पावर 4x प्लस b² यानी कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी कॉस टू द पावर 4x प्लस 2ab, सो 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और वो इसके नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab इस 2ab से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये 0 बचेगा। तो ये कुछ ऐसा सा हमें दिखने वाला है। क्या आपको दिख रहा है कि सर ये एक्सप्रेशन भी ओवरऑल इस वाले पार्ट से कैंसिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो रहा है। सो हम लेफ्ट विद दिस, मतलब मुझे सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन बन जा रहा है, हमें सिर्फ इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। और शायद इससे भी सोचा जा सकता है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं। सर आप सोचना चाह रहे हो कि आप इससे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x। मैं कह रहा हूँ सर कि क्या साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 4x को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने पावर 4 को, इस पावर 4 को कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की, कैसा लिखने की कोशिश की स्टूडेंट्स, मैंने इसे लिखा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या आपको ये दिख रहा है ओवरऑल एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाइड सा है। आई होप आप ये सोच पा रहे हो। वापस a² माइनस b², और इसे क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाने वाला है स्टूडेंट्स क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा 1, फिर बचेगा a माइनस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली आपका एक्सप्रेशन बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट्स? आई होप ये बहुत क्लियरली आपको समझ आ रहा है। अब एक छोटी सी चीज़ हमें नज़र में आ रही है सर कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पर ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x
dx। तो आप रियलाइज़ कर पा रहे हो क्वेश्चन इतना आसान है, इस लेवल तक आ सकता है। और क्या हम cos 2x का इंटीग्रेशन जानते हैं? सर साइन थीटा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा साइन x, लेकिन ये है 2x, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये माइनस साइन तो आगे लगा रहेगा। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x। आई होप आपको दिख रहा है। और आप इस 2x का जब आप ये जो x का कोफिशिएंट है 2, इससे आप फाइनली इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा -1/2 टाइम्स sin 2x। ये आपका ओवरऑल आंसर होगा, जो कि आई थिंक क्लियरली ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। ऑप्शन बी से इसलिए मैच हो रहा है क्योंकि प्लस सी हम लिखना जनरली अभी अवॉइड कर रहे हैं, बट आई होप यू रियलाइजिंग वो प्लस सी तो आना तय है। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन हमने कैसे वर्कआउट किया और इसे कैसे सोचा? अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो एक और मज़ेदार सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ज़रा इसे देखिए और ट्राई करके मुझे बताइए कि आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। एवरीवन क्विकली गिव इट अ ट्राई। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया। जल्दी से देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो बड़ा मज़ेदार सा एक्सप्रेशन है। इस तरह के जब भी एक्सप्रेशन आए ना तो सोचा करो कि यहाँ से कुछ कॉमन लेके सब्सटीट्यूशन जैसी टेक्निक लगाई जा सकती है क्या। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगाइए। वो कह रहा है न्यूमरेटर में तो लिखा है x² - 1, ठीक है सर, न्यूमरेटर में रखा रहने देते हैं x² - 1, बट व्हाट डू वी हैव इन द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है सर? डिनोमिनेटर में हमारे पास है x³ और x³ के अंदर कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन है। तो डिनोमिनेटर में इधर तो है x³ और यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मजेदार सा वाक्य है, 2x⁴ - 2x²। तो ये लिखा हुआ है 2x⁴ - 2x² और आई थिंक +1 हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सो दिस इज +1। बहुत बढ़िया। और इस पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे? सजेशन इज x⁴ यहाँ से कॉमन लो, देखो क्या होता है। जैसे ही आपने x⁴ कॉमन लेने का सोचा तो सोचो स्टूडेंट्स क्या बनने वाला है। न्यूमरेटर विल हैव x² - 1 एज इट इज, तो इसको x² - 1 ऐसा रखते हैं। यहाँ से x³ तो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। अब x⁴ कॉमन लेंगे आप, तो x⁴ की पावर 1/2 तो बाहर निकल के क्या आएगा? यहाँ से तो आप x⁴ कॉमन ले रहे हो, लेकिन x⁴ की पावर 1/2 है ना, और अगर पावर 1/2 तो बाहर आते आते क्या हो जाएगा? बाहर आते आते x² हो जाएगा। अब आपने अंदर से क्या कॉमन लिया है? x⁴, तो जब x⁴ से इसे डिवाइड करोगे तो बचेगा 2, x⁴ से इसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2/x⁴, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये बचेगा 1/x⁴। तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं। ज़रा सोचिए स्टूडेंट्स, क्या इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बेशक इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्लास। कैसे, ज़रा सोचिए। मैं क्या ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा सोच सकता था क्या कि सर एक काम करते हैं, ये बन जा रहा है x⁵ से इसे डिवाइड करते हैं। तो x² को जब x⁵ से डिवाइड किया तो आप देख पा रहे हो x का क्यूब बचने वाला है। तो जब इस x⁵ से इसे डिवाइड किया तो एक तरफ तो बचेगा क्या? 1/x³, आई होप आपको दिख रहा होगा, और इधर क्या बच रहा है? -1/x⁵, है ना। और ये पूरा किस में जा रहा है? ये पूरा जा रहा है dx में। और डिवीजन में न्यूमरेटर से अब अगर डिनोमिनेटर की तरफ बढ़े तो क्या दिख रहा है? मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है। इस वाले पार्ट को अगर मैं लिखूँ तो क्या बन रहा है क्लास? ये बन रहा है 2 - 2/x² प्लस 2/x² प्लस 1/x⁴। आप याद रखिए कि ऐसा कुछ ये बनता ही है, और इसके ऊपर अंडर लगाए तो इसको मैं पावर 1/2 लिख देता हूँ। यही लिखा है हमने 2 - 2/x² प्लस 1/x⁴। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कॉमन लेके ऐसा इसलिए सोचा जा सकता है कि अब अगर आप इसे कुछ एज्यूम करें तो उसका डिफरेंशिएशन शायद ये बन सकता है, क्योंकि देखो ये x² x⁴ है, ये x³ x⁵ है, तो शायद बात बन जाए। तो आपको जो मैं सजेशन दे रहा हूँ वो क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, की इस एक्सप्रेशन को किसे, ध्यान से सुनिएगा, 2 - 2/x² प्लस 1/x⁴ प्लस 1/x⁴ को लेट्स से हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं k। अब मैं इसे करता हूँ डिफरेंशिएट किया तो क्या? 2 का डिफरेंशिएशन 0, x² ऊपर आए तो देखो मैं लिख देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। ये है 2, ये है 2x⁻⁻2 और ये है x⁻⁻4। इसे हमने लिखा है k के इक्वल, है ना। अब मैं पूरे एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 का डिफरेंशिएट 0, -2 फ्रंट में आया तो 2 × 2 4, तो मैं सीधे 4 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये सुनिएगा ध्यान से, क्या बचेगा? ये बचेगा x⁻⁻2 -1 यानी x⁻⁻3, तो हो जाएगा 4/x³। आई होप आपको दिख रहा है। सिमिलरली ये -4 विल कम टू द फ्रंट, तो -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय x⁻⁻, -4 - 1 दैट्स x⁻⁻5, और वो अपॉन में आके x⁻5 हो जाएगा, है ना। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? dx = dk, है ना। तो मैं फाइनली देखो मुझे अब कुछ हद तक रिजेंबलेंस दिख रहा है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में ही तो दिख रहा है 1/x³ - 1/x⁵। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो ये 4 कॉमन अगर आप ले लें तो ये बचेगा 1, और 4 कॉमन लेके उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ
तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो हमारा न्यूमरेटर है वो dk/4 के इक्वल है। मतलब अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर में ये जो लिखा हुआ है ये dk/4 के इक्वल है ना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो एक तो मुझे 1/4 दिखेगा और न्यूमरेटर पूरा मैं dk/4 से रिप्लेस कर चुका हूँ। एंड व्हाट वाज देयर इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इतना बड़ा था ही नहीं सर। डिनोमिनेटर की पूरी वैल्यू आपने के इक्वल रख दी थी, तो अगर वो के इक्वल है तो वो के की पावर 1/2 आप सॉल्व करने जा रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है के टू द पावर 1/2। आई होप इसका इंटीग्रेशन आप मुझे सिखा सकते हैं। सर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होगा 1/4। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो के की पावर 1/2 को आप न्यूमरेटर में ला के क्या लिखेंगे? के की पावर -1/2 डी के। क्या आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आई थिंक कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे? के की पावर -1/2 तो हम इसे लिखेंगे 1/4 एज इट इज k टू द पावर -1/2 प्लस 1। तो k टू द पावर -1/2 प्लस 1 है ना, k टू द पावर 1/2। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा k टू द पावर 1/2 अपॉन -1/2 प्लस 1, यानी वो भी हो जाएगा 1/2। और 1/2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो कुछ ऐसा सा हमें दिखेगा। सो ये ओवरऑल आपका आंसर होगा, बशर्ते अब आप बस k की वैल्यू रिप्लेस कर दें। उससे पहले 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए k टू द पावर 1/2 अपॉन 2 प्लस c। बस k का ध्यान रख लीजिए क्लास। k क्या था? k वॉज योर दिस, ये वाला वैल्यू है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? k वॉज दिस, ये हमारा कौन सा। तो फाइनल जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा k टू द पावर 1/2। k टू द पावर 1/2 यानी 2 - 2/x²। ये हो जाएगा 2 - 2/x² प्लस आई थिंक 1/x टू द पावर 4 हमारा अगला टर्म था, दैट वाज 1/x टू द पावर 4। तो इसे हम और लिख देंगे 1/x टू द पावर 4 और इसकी पावर हम क्या लिखने वाले थे? 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो उसको मैं इधर लिख देता हूँ और प्लस सी हम यहाँ लगा देते हैं। तो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? और अगर मैं एक मोटा आइडिया या सेंस डेवलप करना चाहूँ तो डिनोमिनेटर में हमें x भी दिख रहा है। ये x कहाँ से आ रहा है इसको और देख लेते हैं क्लास। आई थिंक x तो हमें नहीं दिख रहा था, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की भाई। आई थिंक इसने मल्टीप्लाई करके रख दिया उसको, उसने कुछ नहीं किया। जितना मुझे दिख रहा है वो ये कि इसने मल्टीप्लाई करके रखा है इसे, क्योंकि k जो रियलिटी में था, k ये नहीं था स्टूडेंट्स, k जो रियलिटी में था ये तो कॉमन ली हुई वैल्यू है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। हमारा आंसर लगभग सही है। बस आप एक काम करिए, इस पूरे का एलसीएम ले लो। मतलब अगर इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं बस यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ उसे एज्यूम करके कि आप जैसे ही एलसीएम लोगे तो x टू द पावर 4 आएगा, x टू द पावर 4 का 1/2 लोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी वैल्यू, न्यूमरेटर में ये बन जाएगा। आई होप ये आप कर लेंगे और फाइनली ऑप्शन से मैच करके आंसर निकालेंगे। सजेशन इज बस एलसीएम लेकर एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लीजिए, वही आपको फाइनली आंसर तक पहुंचा देगा। आई होप ये आप वर्कआउट कर लेंगे। और अगर यहाँ तक समझ आया तो आगे बढ़ते हैं क्लास हमारे उस पार्ट की तरफ जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो जेईई मेंस एक बहुत टफ एग्जाम नहीं है, एटलीस्ट इस टॉपिक इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। पता नहीं क्यों बच्चे इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर आपको बेसिक्स पता है, अगर आप चीज़ें सोच पा रहे हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, अंडरस्टैंड, बट अगर आप चीज़ें वर्कआउट कर पा रहे हैं तो क्वेश्चंस तो होंगे, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को और क्वेश्चन से कंसोलिडेट करते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कब पूछा गया था सर? ये जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। इसमें वो आपसे क्या पूछ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर, मतलब वो ये वैल्यू दे रहा है कि शायद हो सकता है आप इसको इंटीग्रेट ना कर पाओ, आप मत करना, पर जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप आंसर में px लिख देना। फिर वो आपसे इसको इंटीग्रेट करने को बोल रहा है। ठीक है सर, इसे इंटीग्रेट करते हैं। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ? सोचो, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। मैं इसी पार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्या इसको कुछ इसके जैसा, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट कुछ इसके जैसा बना सकते हो क्या? और अगर थोड़ी सी हिंट चाहिए तो ऑप्शंस को देख लो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप एक बार पहले खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। तो सजेशन ये है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कि आप इसको एक काम करो, इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करो न्यूमरेटर में। देखो क्या होने वाला है। आपका क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन है x टू दी पावर 6 अपॉन x प्लस x टू दी पावर 7। ठीक है सर, आपका क्वेश्चन जो है वो है x टू दी पावर 6 अपॉन x प्लस x टू दी पावर 7 और इसे आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, एक सजेशन है कि आप +1 और -1 करिए, है ना। जैसे ही +1 और -1 करने का सोचा तो क्या होगा वो समझते हैं क्लास। आपने किया +1 एंड -1। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि एक काम करते हैं, मैं इसका ये जो +1 वाला पार्ट है अलग रख लेता हूँ और -1 वाला पार्ट अलग रख लेता हूँ, लेकिन एक छोटे से चेंज के साथ। क्या मैं डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैंने डिनोमिनेटर में से x कॉमन लिया तो देखो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है x टू द पावर 6 + 1 और ये बन जा रहा है -1 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लिया। तो मैं ओवरऑल पूरा डिवीजन एक साथ नहीं लिखता हूँ, मैं पूरा डिवीजन एक साथ लिखने के बजाय एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा अलग रख लेता हूँ, है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया,
यहाँ से x कॉमन लिया, तो x कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बचेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। आई होप आपको दिख रहा है। हमने -1 किया था, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन वापस सेम कहानी मतलब क्या, यही x टाइम्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। आई होप आपको अब ये चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। और ये ओवरऑल हमारा, इसका अलग में इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ और इसका एक अलग इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा dx और ये भी हो जाएगा dx। अब आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या थी हमारे लिए, प्रॉब्लम ये वाला पार्ट थी। ये वाला पार्ट इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये क्या है, अगर मैं आपके सामने x को वापस अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो x वापस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, ये बना देगा सर x प्लस एक्स टू दी पावर 7। और ये क्या होता है सर, इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं आता, बट उसने बोला है इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो p ऑफ x। तो सर इसे तो आप लिख लो p ऑफ x। इसके अलावा क्या बच रहा है सर, इसके अलावा तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया ना। क्यों खत्म हो गया सर, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, तो ये बच रहा है 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x माइनस, सर ये वाला एक्सप्रेशन उसने खुद ने बोला कि आप इसे p ऑफ x की तरह यूज़ कर लीजिए, तो आप इसे लिख लीजिए p ऑफ x। फिर बच क्या रहा है क्लास, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आप लगा देंगे। तो क्या आपको रियलाइज़ हुआ ये क्वेश्चन कितना आसान और कितना सॉर्टेड सा था, और उस बेसिस पे हम ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। मेरा बस एक छोटा सा कंसर्न है कि ये चीज़ें सोच पाना थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब सर ऐसा कैसे सोचेंगे कि +1 और -1 करने से बात बन जाएगी। तो मैं हिंट देना चाह रहा हूँ कि कोशिश करो कि ऑप्शंस की हेल्प ले लो, ऑप्शंस को देख लो, और सबसे अच्छा तरीका अगर सच में कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट कर लो, जो ऑप्शन इससे मैच हो जाए वही आपका आंसर होगा। आपको बात समझ आई, पर वो सबसे आखिरी रास्ता होना चाहिए, है ना, ये सबसे आखिरी अप्रोच होनी चाहिए जब सच में जल्दी से ऐसा हो पा रहा है तो, वरना सीधे सीधे तरीकों से क्वेश्चन ट्राई करना ही एक मात्र आसान सा तरीका होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो यहाँ भी वही कॉमन लेने वाली टेक्निक यूज़ करिए। जब भी रैशनल पावर्स आती है ना, कॉमन लेने वाली टेक्निक काम करती है। चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, या इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्वेश्चन में वो दे रहा है dx अपॉन में क्या दे रहा है सर, अपॉन में लिख रहा है वो एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर के साथ वो क्या दे रहा है, वो कह रहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3/4। वो लिख दे रहा है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर 3/4, हमें ऐसा कुछ दे रहा है। ठीक है सर, ऐसा कुछ मिल रहा है। अब इसका क्या करें, इसको कैसे निकालेंगे। मेरा सजेशन है कि यहाँ से एक्स टू दी पावर 4 कॉमन लीजिए, देखते हैं सर क्या बनता है। अगर एक्स टू दी पावर 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे है ये 3/4 रूट, है ना, 4th रूट। तो जब एक्स की पावर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे पावर 4 उस पावर 4 से कैंसिल होकर बाहर आपको सिर्फ एक्स आने देगी। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये तो dx है ही स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी दिख रहा है। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4 कॉमन लिया, तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्स टू द पावर 4 कॉमन लेने से ये तो बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 4। क्या आपको ये दिख रहा है। और अब चूंकि इसकी पावर क्या है 3/4 और आपने एक्स टू द पावर 4 कॉमन लिया, तो बाहर जो आएगा वो सिर्फ x आएगा, क्योंकि लाभ एक्स टू द पावर 4 रहे थे, बट ये पावर 3/4 के कारण सिर्फ x ही आपके पास आएगा। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आपके सामने दिखेगा। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकालने की कोशिश करूं तो मुझे क्या बनता हुआ दिख रहा है, हम उसे सोचने की कोशिश करते हैं। देखो इस एक्स स्क्वायर और एक्स को अगर मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊं, छोड़ो वहीं रहने दो, है ना, अगर मैं इसको यहीं रखूं तो एक ऐसा बन रहा है, क्या मैं इसको अगर कुछ एज्यूम करूं तो इसके जैसा कुछ पा रहा हूं। देखो ध्यान से मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि 1 + 1/x टू द पावर 4 को लेट्स से t, 1 + 1/x टू द पावर 4 को हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं t। अब जैसे ही इसको मैंने t माना तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे। इसे डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा क्या, देखो ध्यान से, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -4 x टू द पावर -4 -1, तो ये हो जा रहा है x की पावर -5, है ना। एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, x का क्यूब भी तो होगा स्टूडेंट्स। एक छोटा सा करेक्शन है स्टूडेंट्स इसमें, x की पावर 4 जब कॉमन लिया तो इस पावर 4 से तो पावर 4 कैंसिल हो गई, लेकिन ये क्यूब पता नहीं क्यों मैं मिस कर गया, मैंने इसको 1/4 की तरह देख लिया। ऐसे समझो, x की पावर 4 जब कॉमन लिया तो पावर 4 बाहर आई, मतलब देखो ऐसा आ रहा होगा, x की पावर 4 की पावर 3/4 बाहर आ रहा होगा। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, लेकिन एक्स क्यूब भी तो बच जा रहा है। तो जैसे ही एक्स क्यूब बच जा रहा है तो आपके पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन बच रहा है वो बच रहा है एक्स क्यूब, यानी कुछ ऐसा बच रहा है ना। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएट होकर क्या होगा, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1/x टू द पावर 4, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो हो जाएगा -4, और x की पावर -4 -1 यानी x की पावर -5, तो ये हो जाएगा अपॉन में x की पावर 5, है ना, और ये हो जाएगा dx = dt। आई होप आपको ये समझ आया। और अगर चीज़ें ऐसी कुछ दिख रही हैं तो आई थिंक मुझे यहाँ से बहुत हद तक सिंप्लीफाइड दिख रहा है। चलो आपके लिए और आसान लैंग्वेज में लिख देता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन x टू द पावर 5 विल बी dt या -dt अपॉन 4। तो ये जो हमारा है कौन सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए,
dx अपॉन एक्स टू दी पावर 5, ये वाला जो पार्ट है dx अपॉन एक्स टू दी पावर 5, मैं इस वाले पार्ट को माइनस डी टी अपॉन 4 लिख सकता हूँ, बढ़िया है ना। तो मैं इस वाले पार्ट को अगर लिखूँ तो वो मुझे क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ डी टी अपॉन 4, है ना। और डिनोमिनेटर में देखो, अब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है सर, इसे आपने कुछ कहा था, इसे आपने कहा था t, तो आपका एक्सप्रेशन बन जा रहा है t टू दी पावर 3/4, तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन बन जा रहा है। डिड यू रियलाइज कि जब भी रैशनल पावर दिखे तो कुछ ऐसे सब्सटीट्यूशन वाला थॉट लेकर आना है। और सर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे -1/4 तो दिख ही रहा है, t की पावर 3/4 को क्या लिखूंगा मैं, t की पावर -3/4, अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा है तो। और यहाँ से आई थिंक अब मैं इसे ईजिली वर्कआउट कर सकता हूँ। आसान सी बात है क्लास, क्या लिखेंगे, -1/4, t की पावर -3/4 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर -3/4 +1, है ना। तो हो जाएगा t की पावर -3/4 +1, ये कितना हो जाता है क्लास, 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 - 3 यानी हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये 3/4 है, 3/4 है ना, और ये 1, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये बचेगा 1/4, है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म बचेगी वो होगी 1/4, तो t की पारी हो जाएगी 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4, तो वो 4 न्यूमरेटर में आके कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बचेगा -t टू दी पावर 1/4। बाय द वे व्हाट वाज योर t, सर t तो कुछ और था, t क्या था सर, t ये था, t आपका ये था ना। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो आपका आंसर जो फाइनली बनेगा वो बनेगा क्या, 1 + 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4, और विद अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। ये आपका t था, आपको याद आ रहा होगा, तो इस t की पावर 1/4 लिखनी है विद अ नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव और ये 1/4, और ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन। ऑब्वियसली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर वापस आ जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेना है और लिखना है एक्सप्रेशन को, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा बिना किसी हेजिटेशन के। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ये जेईई मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि कॉमन लीजिए और कॉमन लेकर बात बनेगी। तो अक्सर मैं कह रहा हूँ कि वो स्टैंडर्ड टेक्निक्स काम आती नहीं है जो आपने सीखी हैं, सिखाई जा रही हैं। यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ नया तरीका है, और अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू मैं वो नए नए तरीके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप सोचते तो सर बड़ा आसान सा तरीका है, मैं एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर से x टू द पावर 5 कॉमन लेता हूँ। आई थिंक x टू द पावर 5 कॉमन लेने से बात बन जाएगी। जी हाँ, बन जाएगी। देखो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझो। जब आप x टू द पावर 5 कॉमन लेने का सोचते हो तो न्यूमरेटर में क्या है सर, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2x टू द पावर 12 और लिखा हुआ है 5x टू द पावर 9। ठीक है सर, ये लिखा हुआ है 5x टू द पावर 9, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है सर, डिनोमिनेटर में बड़ा मजेदार सा एक्सप्रेशन है, x टू द पावर 5 x³ + 1, है ना। तो ये लिखा हुआ है x टू द पावर 5 + x³ + 1, और इसका हमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसका मुझे दिख रहा है क्यूब, बहुत बढ़िया। तो इसका मुझे दिख रहा है ओवरऑल क्यूब। ठीक है सर, ऐसी कुछ बात है ना, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, क्या थॉट है सर? एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर से x टू द पावर 5 कॉमन लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको जल्द ही रियलाइज होगा, और ऐसा आपको हमेशा करना सीखना होगा। जैसे ही आपने x की पावर 5 कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा क्लास, में डिनोमिनेटर को पहले लिख ले रहा हूँ। x की पावर 5 कॉमन लेती है, बचा 1। ये x की पावर 5 कॉमन लेती है, x³ अपॉन x की पावर 5, यानी ये बचेगा 1 अपॉन x²। और ये क्या बच जा रहा है सर, ये बच जा रहा है 1 अपॉन x टू द पावर 5, ये बच जा रहा है 1 अपॉन x टू द पावर 5, है ना। और इसका क्या है हमारे पास यहाँ पर क्यूब। लेकिन सर जब आपने x की पावर 5 कॉमन लिया तो x की पावर 5 का क्यूब यानी x की पावर 15 बाहर आएगा। आपको ये बात समझ आ रही है, 5 × 3 15, और x की पावर 15 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा 2x टू द पावर 12 अपॉन 15। तो ये हो जाएगा क्या, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा प्रॉपर्ली, x की पावर 12 अपॉन x की पावर 15, यानी हो जाएगा x का क्यूब। आई होप आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 9 अपॉन 15, तो ये कितना बचेगा स्टूडेंट्स, ये बचेगा 5 अपॉन x की पावर कितना 9 अपॉन 15, यानी बचा कितना 6। तो ये बचेगा कुछ ऐसा, और इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है कि अब वापस मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में ये जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये जो दिख रहा है 1 + 1/x² + 1/x टू द पावर 5। अगर आप इस एक्सप्रेशन को कोई वेरिएबल असाइन कर दें, लेट्स से k, और अगर दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा -2 अपॉन x³, है ना। और ये हो जाएगा -5 अपॉन x टू द पावर 6, है ना। और dx इज इक्वल टू dk। और एक और आसान सी चीज़ दिख रही है कि अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, अगर आप ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -dk।
है ना, ये यहाँ पर माइनस डी के आप लिख देंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस डी के। क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई? मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस डी के और डिनोमिनेटर में बचेगा के का क्यूब। आई थिंक क्वेश्चन अब बहुत आसान है और इसे आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बन रहा है न्यूमरेटर में ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये वाला, ये डी एक्स, ये माइनस डी के इक्वल है, ठीक है सर। तो ये तो हम माइनस डी के इक्वल रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी के। और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन आपने लिया था सर, क्या ये वाला पूरा जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, के। तो ये हो जाएगा के क्यूब। तो आपका ये वाला पार्ट बन जाने वाला है के क्यूब। क्या आप सभी को दिख रहा है ये के क्यूब के इक्वल है? आई होप यहाँ तक चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और क्या मुझे अब इसको इंटीग्रेट करते आता है, ये लिख रहा हूँ मैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के टू द पावर माइनस 3 डी के, है ना। अगर आपको यहाँ भी नहीं दिख रहा है तो, और अगर मैं यहाँ से फाइनली लिखूँ तो ये तो माइनस है, के टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन, के टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 यानी के टू द पावर माइनस 2, तो हो जाएगा के टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, है ना। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और के की पावर माइनस 2 यानी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्या आपको ये समझ आ रहा है? तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, में लिखूंगा ये हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 1/2 के स्क्वायर। क्या आपको ये दिख रहा है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? बट क्या आपको ये समझ आ रहा है के नहीं है, के तो कुछ और है सर। के क्या है सर? के की वैल्यू ये रही और इसे आप सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ बना सकते हो। तो फाइनली अब बस कुछ मत करिए, के की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए ये वाली, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए और यही आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर। क्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं, बहुत सॉर्टेड सी हैं और आप इजीली आंसर्स वर्कआउट कर सकते हैं। विद दैट एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दिमाग लगाकर। 1 सेकेंड का पॉज लेंगे, आप मुझे पॉज करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। आई होप आपने ट्राई किया। बड़ा शानदार सा एक क्वेश्चन है, देखेंगे इसे कैसे करना चाहिए। सबसे पहले समझेंगे कि इसमें दिया क्या है और पूछा क्या है। अगर मैं निकालना चाहूँ आंसर तो सर सबसे पहले मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में cos 8x + 1, ठीक है सर। न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है cos ऑफ 8x + 1, है ना। What do we have in the denominator? डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है सर? सर डिनोमिनेटर में cot 2x - tan 2x दिख रहा है, ठीक है सर। डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है cot 2x - tan 2x और इस पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन को उसे इंटीग्रेट करने को कह रहा है। अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, cot 2x को cos 2x अपॉन sin 2x, इसे sin 2x अपॉन cos 2x लिख सकते हैं। तो पहले तो मैं वो यहीं लिख देता हूँ, शायद इससे कुछ चीज़ें आसान हो। तो cot 2x को मैं कह रहा हूँ cos 2x अपॉन sin 2x, आई होप आपको दिख रहा है। और tan 2x को मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स? tan 2x को मैं लिखना चाह रहा हूँ sin 2x अपॉन cos 2x। अब अगर मैं चीज़ें आगे वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो क्या आपको ये फॉर्मूला पता है दैट 1 + cos 8x विल बी 2 cos स्क्वायर 4x? आई होप ये बात आपको पता है। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो जल्दी से याद करो स्टूडेंट। हमने सीखा है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो -1 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। यही बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, ये लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा। यही बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि न्यूमरेटर को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? ये है 1 + cos 8x, मैं इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर 4x, है ना। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा क्लास? देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, है ना। ये हो जाएगा sin स्क्वायर x 2x, sin स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर 2x। और डिवीजन में क्या होगा? sin 2x इंटू cos 2x। उसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? sin 2x इंटू cos 2x, है ना। तो न्यूमरेटर में ये चला, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? ये हो जाएगा sin ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक बहुत हद तक सिंप्लीफाइड सी दिख रही हैं और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो देखो बहुत हद तक चीज़ें क्लियर सी दिखेंगी आपको। आपको क्या दिखेगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। तो ये है कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो ये हो जाएगा कॉस 4x। आपको दिख रहा है? तो ये हो जाने वाला है कॉस 4x। बढ़िया, तो ये हो रहा है अगर कॉस 4x। ध्यान से देखना, न्यूमरेटर के बजाय पहले डिनोमिनेटर को देखो, तो ये हो जा रहा है कॉस ऑफ 4x। और न्यूमरेटर में देखो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में है 2 कॉस स्क्वायर 4x, साइन 2x और कॉस 2x। क्या आपको दिख रहा है कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? देखो 2 साइन 2x कॉस 2x, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 4x। सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा।
तो ये है 2 sin 2x cos 2x, तो इसे मैं लिख लूँगा sin 4x। तो एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि मैं यहाँ पे sin 4x भी देख पा रहा हूँ, मुझे sin ऑफ 4x भी दिख रहा है। बट सर आपने एक चीज़ मिस की, ये लिखा है cos स्क्वायर 4x, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 4x, तो ये भी एक हद तक तो सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि cos स्क्वायर का एक वाला पार्ट इस फैक्टर से कैंसिल हो जा रहा है। आप देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जा रहा है। अब सर एक काम करते हैं, 1/2 से इधर डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं ताकि चीज़ें बैलेंस रहें। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब जो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है वो है 1/2 और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 cos ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 4x। और अगर आप इसे देखें तो ये है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी वापस हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा sin थीटा sin 2 थीटा। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बनने वाला है, ये हो जाने वाला है वॉट, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो अभी तक, तो ये हो जा रहा है 1/2 तो एज इट इज़। और अगर आप आगे देखें तो आप करने वाले हो इंटीग्रेट किसे, sin 8x को, तो आप sin 8x का इंटीग्रेशन लिखने वाले हो स्टूडेंट्स। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर माइनस cos x, तो sin 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर वो हो जाएगा माइनस cos, वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ 8x, और चूंकि x से आप 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप 8 से डिवाइड भी कर दोगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी था तो ये कुछ ऐसा सा आपका आंसर होगा माइनस कॉस 8x अपॉन 16, ये आपका ओवरऑल फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है हम कैसे इसे सोच रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं, और चीज़ें यहाँ तक आपको स्मूथली क्लियर हैं। और ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन तो आई थिंक मैच होना चाहिए। अच्छा बाय द वे उसने इसको इसके इक्वल ही रख दिया है, वो रख दिया है 8a cos 8x, है ना। अगर a cos 8x के इक्वल अगर वो रखा हुआ है तो a cos 8x, तो कह रहे हैं इसे a की वैल्यू, ऑब्वियसली प्लस ही तो लगा ही हुआ है, a cos 8x, तो a की वैल्यू -1/16 होगी, और अगर a की वैल्यू -1/16 होगी तो मैं मार्क करूँगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये समझ आ रहा है यहाँ तक और कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है। इसके बाद अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो एक और क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन √/sin 2 थीटा। बड़ा मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है कि पूछा गया है जेईई मेंस 2017 में। क्या आप सोच के मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स? एक बार खुद से आप ट्राई करिए स्क्रीन पॉज करके, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। क्या आपने सोचा इस क्वेश्चन को कैसे निकालना है? ज़रा ध्यान से देखिए, sin 2 थीटा दिखते ही आपको इससे इसका कुछ रिजेम्बलेंस दिखना चाहिए था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप वर्कआउट कर सकते हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हम सोचेंगे पहले तो sin 2 थीटा का क्या करना है। तो न्यूमरेटर में लिखा है sin थीटा प्लस कॉस थीटा, न्यूमरेटर में हमारे पास है sin थीटा प्लस कॉस थीटा, जिसे मैं ऐसा कैसे ही रहने देता हूँ, बट डिनोमिनेटर में अंडर के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है sin ऑफ 2 थीटा, और इस पूरे को हमें डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। आई थिंक यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसे अगर मैं सोचना चाहूँ तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि काम करते हैं, इस अंडर वाले sin 2 थीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए जो बन जा रहा है वो बन जा रहा है, न्यूमरेटर में तो ऑब्वियसली हमारे पास है sin थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसे देखना स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा अंडर sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा कॉस थीटा। आई होप हम लिख सकते हैं, सभी को दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट और 1 ऐड कर देता हूँ। अगर मैंने इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट और 1 ऐड किया तो देखो जल्दी से, पहले तो मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने 1 जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 सब्ट्रैक्ट करके मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, और उसमें 1 ऐड कर दे रहा हूँ तो मैंने 1 ऐड करके ऐसा लिख दिया। आई होप हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसान सी ये लैंग्वेज है। पर मुझे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो क्या मैं इस वाले पार्ट में से नेगेटिव साइन कॉमन ले सकता हूँ? क्योंकि मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ sin थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कैसे बनेगा? 2ab, और यहाँ से मैं sin थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर ले लूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इसको ऐसा इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि sin थीटा माइनस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। आपको दिख रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो ओवरऑल बात बन सकती है। तो मैं एक छोटा सा काम करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लेना चाह रहा हूँ। जैसे आपने इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। देखो हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया। आप देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 - 1 0, तो वापस वही बात बन जानी है। तो क्वेश्चन ने कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके समझाना चाहूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम लाना क्या चाह रहे हैं, तो देखो अब न्यूमरेटर को देखो। न्यूमरेटर तो वैसे ही है सर, क्या है? sin थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, और इससे डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में। बट डिनोमिनेटर में क्या है सर? सर डिनोमिनेटर बड़ा मज़ेदार सा हो रहा है सर। 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 1 माइनस, इसको देखो ये 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 को तो हम लिख ही रहे हैं एज इट इज़, अंडर के अंदर 1 माइनस, है ना। अब ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम देखते हैं। इस 1 को क्या लिखा स्टूडेंट्स? इस 1 को लिखा मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
है ना, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ये बड़ी आसान सी चीज़ हो रही है कि हम फाइनली कुछ ऐसा ला पा रहे हैं। अब मैं फाइनली ये कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑब्वियसली डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 1 माइनस, ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिखूंगा क्या? मैं इसे लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने? ध्यान से देखो क्लास, अब मुझे सब्सटीट्यूशन दिख रहा है। सब्सटीट्यूशन अगर मैं देखूं तो मैं कह रहा हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कुछ मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज लेट्स से के, आपको दिख रहा होगा। तो अगर डिफरेंशिएट किया तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी के। और अगर ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन में रिप्लेस करें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, तो न्यूमरेटर रिप्लेस हो जा रहा है डी के से, तो न्यूमरेटर में मेरे पास बच रहा है डी के डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 1 माइनस व्हाट वाज दिस वाज के, तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 1 माइनस के स्क्वायर। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये साइन इनवर्स के का इंटीग्रेशन है? मतलब साइन इनवर्स के मतलब 1 अपॉन अंडर रूट ओवर माइनस के स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स के। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ के। आपका आंसर आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ के प्लस सी। आपको क्लियर हो रहा है? लेकिन के नहीं है सर, के तो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जो आंसर आएगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ के का वैल्यू अगर आप रखेंगे तो वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी, राइट? सो दिस शुड बी दी आंसर विच शुड मैच विद वन ऑफ दी ऑप्शन। ये किसी ना किसी ऑप्शन से तो मैच होना चाहिए, बट आई थिंक मुझे जो दिख रहा है ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, जितना मैं सोच पा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, तो आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें ईजिली समझ आई। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है क्लास? मुझे दिख रहा है कि आप जानते हैं www.magnetbrains.com, ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आपको इंडिया के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज, सारे सेगमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% जीरो नो कॉस्ट, इट इज़ 100% फ्री, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, 0% कॉस्ट पर आपको फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है। और ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट में आप जैसे ही वेबसाइट विजिट करेंगे आपको K-12, 8 to 12, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, IIT JEE नीट और काफ़ी कुछ, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको सब कुछ मिलेगा। आप जैसे ही IIT JEE सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका किल शॉट प्रोग्राम जो अभी जारी है, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के भी रेगुलर ईयर लॉन्ग प्रोग्राम के भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी चीज़ें आप एक्सेस करना चाहें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि IIT JEE का मैग्नेट ब्रेन्स का जो चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, वहाँ पर भी आप सेम चीज़ें रेप्लिकेटेड देख सकते हैं और वहाँ भी इन सब चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो जैसे ही आप किसी भी सेगमेंट पर क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, उस सेक्शन के सारे लेक्चर्स चैप्टर वाइज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप कोई भी जो भी सब्जेक्ट का जो भी आपको चैप्टर देखना है, वॉच नाउ पर क्लिक करिए, वो वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसे आप फुल स्क्रीन पर यहीं देख सकते हैं। आप हमेशा ये बात याद रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर एजुकेशन इज़ 100% फ्री, और यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं कि आपको इंडिया के टॉप टीचर्स के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि इन लेक्चर्स में आपको प्रॉपर सब कुछ ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव गाइडेंस मिले, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कसर बाकी ना हो। सो फाइनली वन लास्ट फाइनल थिंग, दैट इट इज़ 100% फ्री ऑनलाइन मॉड्यूल जहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को या इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएटेड और मोटिवेटेड फील करें, ताकि और मेहनत और शिद्दत के साथ हम आपके लिए सारे वीडियोस बना पाएँ। नॉट जस्ट दैट, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, क्योंकि 0% कॉस्ट पे है, एब्सोल्युटली फ्री, 100% free, zero cost. There is no subscription, there is nothing, there are no hidden charges. So it is absolutely free. पूरा का पूरा पैकेज, पूरा का पूरा मॉड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इसे उन तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। With that, we are calling it a day. Thank you so much.